आप IIT से, आप IIM से, आप DU से, all of y'all are from very, very established universities. It's a bit funny. Actually, I was born and brought up in Old Rajendra Nagar. फिर बचपन की जो यादें थी कुछ हेल्प करी उन्होंने कि बचपन से कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, खेलते समय गली में सब स्टूडेंट्स पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं राजेंद्र नगर में, और मुझे उस पढ़ने में ही बहुत मज़ा आ रहा था। सीक्रेट किताब तो नहीं पढ़ी आपने? देयर इज नो सीक्रेट बुक। मेंस के लिए थोड़ा मैंने एफर्ट किया, मेंस नहीं क्लियर हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। In college, there was a trend that everyone was going for MBA. बेटा जॉब नहीं छोड़ना, बेटा जॉब नहीं छोड़ना। But then फिर मैंने सोच लिया था, then one day I said कि मैंने जॉब छोड़ दिया and I'm coming back. नमस्कार दोस्तों, पर्सपेक्टिव सीरीज के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, आपके हमने सभी कमेंट्स पढ़े हैं और आप में से कई लोगों ने कमेंट्स में डिमांड करी थी कि आप लोग महिला अधिकारियों का पैनल क्यों नहीं लेकर आते। तो आपकी डिमांड्स को सराखों पर रखते हुए हमने आज एक पैनल गठित किया है जिसमें यूपीएससी एग्जाम के टॉपर्स और 2022 की IAS ऑफिसर्स को हम एक साथ लेकर आए हैं इस राउंड टेबल पर, और आज इनके साथ हम चर्चा करेंगे एग्जाम से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में। सो वी वेलकम टुडे मिस सुरभि सिंगला, मिस सोनाली देव एंड मिस चारू। ये तीनों इस वक्त मसूरी में लवासना में IAS ऑफिसर ट्रेनी के रूप में ट्रेनिंग ले रही हैं और आज इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला है हमारे लिए ताकि हम इनसे कुछ सवाल कर सकें इनकी जर्नी के बारे में, इनकी तैयारी के बारे में, और आप लोगों से ये पूरा सेशन शेयर कर सकें। तो फियोना जी हमारी अनअकैडमी की टीम से हैं और मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चंस की शुरुआत करें। थैंक यू सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ही थैंक यू सो मच कि यू केम इन टुडे। हमें आपके शेड्यूल के बारे में पता है, सो वी न्यू दैट आज आप लोगों को बहुत ट्रैवल करना पड़ा, फिर भी यू टुक दैट टाइम, यू केम हियर फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स एंड लर्नर्स जो आपको देख रहे हैं। थैंक यू फ्रॉम द एंटायर टीम एंड ऑल द लर्नर्स टू। थैंक यू। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 2021, अभी आप सब OTs बन चुके हो, बट 2021 हैज़ बीन सच अ ग्रेट ईयर बिकॉज इतने सारे women toppers we have seen in this 2021, and अब आप सब OTs बन चुके हो and now you all are going to go into your cadres and start off your journeys. But I actually have come here with a lot of serious and straightforward questions जो बहुत सारे women aspirants ने भी put up किया है because of the challenges that they face while preparing. तो सबसे पहले I would like to open the discussion by just understanding आप सबसे कि कितना challenging रहता है for a female to prepare for this examination compared to our male counterparts. So, you want to start? या आई थिंक कि डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंस होता है ओवर टाइम। आई डू बिलीव दिस डिफरेंस इज़ गेटिंग लेसर एंड लेसर, बट थोड़ा डिफरेंस रहता है इन द सेंस दैट समटाइम्स रिलेटिव्स पेस्टर यू आस्किंग क्वेश्चंस लाइक शादी कब करोगे एट्सेट्रा। सो अदर देन दैट आई थिंक स्पेसिफिकली मेरी फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट था, तो आई नेवर फेल्ट दैट जेंडर बैरियर जहाँ पे मुझे डिस्करेज किया जा रहा था। तो दिस वाज अबाउट मी। दोस्तों, पर्सपेक्टिव की इस बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के बीच में आप लोगों का 1 मिनट लेकर मैं कुछ ऐसी जानकारी आपको बताऊंगा जो शायद आपका जीवन हमेशा के लिए बदल दे। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए यूपीएससी की तैयारी करना अब बहुत ही अफोर्डेबल है। देश का सबसे अफोर्डेबल बैच हम यानी कि पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आए हैं। ये है उड़ान बैच जो शुरू हो रहा है 17 जुलाई से। ये होगा इंग्लिश में, और जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए हम बोध बैच लेकर आए हैं जो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और इसमें कंप्लीटली सिलेबस हिंदी माध्यम में करवाया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही ऑप्शनल का कोर्स ज्योग्राफी का स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, एंड अगर आप ऑप्शनल और जीएस दोनों को एक साथ लेते हैं तो ये कॉम्बो कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं हम आपको 8,000 रुपीज़ में ऑफर कर रहे हैं, और अगर आप कॉम्बो कोर्स लेते हैं तो वो आपको 15,000 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, उड़ान और बोध बैच दोनों में ही आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग मिलेगी। टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, आपको आंसर राइटिंग सेशंस, प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स हैं उनके साथ सेशंस हम करवाएंगे। इस बैच की सारी डिटेल्स और ज्वाइन करने के लिंक नीचे आपको कमेंट में मिल जाएंगे। लिंक पे क्लिक करने पर जो प्राइसेस नजर आएंगी वहां महिपाल कोड का इस्तेमाल करने पर आपको वो प्राइस ऑटोमेटिकली कम होती हुई नजर आ जाएगी। तो जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन करें और अपने यूपीएससी के सपनों को उड़ान दें। Now let's go back to the perspective conversation. Same ma'am, actually I think the exam is very gender neutral in that way, and because everything is so readily available, accessible, कोई problem होती नहीं है. Plus having come from a educational background where I was already earning self-sufficient, so I don't think there was any sort of barrier that way.
and plus the family was very supportive always. So and I think I'm maybe the lucky ones that I didn't have to face this, but for me personally ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं. ओके चारू, क्या आपके लिए भी इतना ही आसान था? Yeah, I think same for me also because I've been born and brought up in Delhi और मेरी पूरी पढ़ाई भी UPSC की भी पूरी दिल्ली से ही हुई है. So both ways I was lucky कि सब material available था और resources थे. But I think ये problem I think तब वहाँ पे ज़्यादा होगी. For example, if a girl has to come from outside and stay in Delhi, तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा पर्टिनेंट होगा क्योंकि अकोमोडेशन में आप कैसे रह रहे हो, फैमिली की चिंता भी रहती है. तो आई थिंक वहाँ पे हो सकता है कि प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा फेस होगी, वहाँ पे थोड़ा जेंडर का इफेक्ट. तो अभी आपने सिंस ये पॉइंट कहा, आई जस्ट वांट टू आल्सो अंडरस्टैंड, आप तीनों से ही, आप सब ने अपनी तैयारी क्या अपने ही शहर अपने ही घर से की कि और डिड यू हैव टू ट्रैवल, डिड यू हैव टू मूव समवेयर एल्स? तैयारी कैसे की आपने? थोड़ा अपना बैकग्राउंड भी आप बता दीजिए इसमें कि आप कहाँ से आते हैं, कहाँ से आपने कॉलेज किया है, सो दैट वुड हेल्प आवर लर्नर्स गेट एन आइडिया. श्योर. सो मैंने अपना ग्रेजुएशन केमिकल इंजीनियरिंग में किया था फ्रॉम IIT दिल्ली. एंड सिंस मैं दिल्ली में थी तो कॉलेज के लास्ट ईयर में मैं कोचिंग ले पा रही थी. उसके बाद एज सून एज माई कॉलेज एंडेड मैंने आई थिंक 3 या 4 मंथ्स ओल्ड राजेंद्र नगर में मैं रही थी. वहाँ से प्रेपरेशन करना चाहा, बट जैसे चारू ने बोला वहाँ पे बहुत इश्यूज़ हैं फ्रॉम अकोमोडेशन टू सिक्योरिटी. तो आई डिड नॉट फील कि वो इन्वायरमेंट मेरी पढ़ाई के लिए इतना अच्छा था. तो मैं उसके बाद घर चली गई थी और फिर 3 साल मैंने घर से ही प्रेपरेशन करी थी, जिसकी वजह से मुझे उतना ज़्यादा वो सब जो भी इश्यूज़ एकोमोडेशन को लेके होते हैं उनका सामना नहीं करना पड़ा. और आपका घर कहाँ पर है? मेरा घर पंजाब में है, मैं जलंधर पंजाब से हूँ. तो जलंधर बहुत बड़ा सिटी नहीं है, आई डोंट थिंक वहाँ पर ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट्स होंगे जिनके साथ आप मिल सकें या सर्कल बना सकें अपना. जी. तो कभी ऐसा आपको नहीं लगा कि मुझे दिल्ली से ही करना है? आप आराम से घर से तैयारी कर पा रहे थे? जी सर. तो बहुत बार ऐसा होता था, मुझे ऐसे लगता था कि मैं बहुत कट ऑफ हूँ यूपीएससी सर्कल से या पीयर ग्रुप से, और उसकी वजह से बहुत बार मैं बहुत इनडिसिप्लिन भी हो जाती थी क्योंकि बेसिकली चेक्स एंड बैलेंसेस मेरे पास उतना विजिबल नहीं थे एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे. तो उसके लिए मैंने थोड़े चेंजेस आई थिंक अपने इस अटेम्प्ट में लाए थे. जैसे कि मैं मुझे मैथ्स ऑप्शनल मेरा था, तो ऑप्शनल के तैयारी के दौरान कुछ दोस्त दिल्ली में मिले थे जिनसे मैं टच में नहीं थी 3 साल. बट इस अटेम्प्ट में मैंने फिर उनके साथ टच रीएस्टैब्लिश किया, डिस्कशंस करके क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया. तो वर्चुअल मीडिया के थ्रू मैंने आई थिंक वो पीयर ग्रुप का जो डेफिसिट फील हो रहा था उसको भरने की कोशिश की. ओके. सर मैंने इंजीनियरिंग किया है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इन कंप्यूटर साइंस, एंड देन फिर मैंने MBA किया है IIM कलकत्ता से. पोस्ट दैट मैंने 2 साल जॉब किया है बैंगलोर में इन गोल्डमैन सैक्स. सो इट समहाउ हैपेंड कि जब मैंने जॉब छोड़ा एंड व्हेन आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर तो कोविड लॉकडाउन लग गया था विद इन 2 मंथ्स. सो एनीवे आई डिडंट हैव एन ऑप्शन, मैंने जॉब छोड़ दिया था. एंड 2 मंथ्स में आई थिंक 1 मंथ आई वाज इन बैंगलोर वाइल कलेक्टिंग द मटेरियल, थिंकिंग कि कैसे करना है आगे. एंड देन आफ्टर 1 मंथ आई केम बैक टू दिल्ली वेयर माई हाउस इज़, एंड देन लॉकडाउन ही था. सो आई गेव बोथ माई अटेम्प्ट्स इन लॉकडाउन ओनली. बट इसलिए ऐसा मुझे कोई फील नहीं हुआ कि कहीं जाना ज़रूरी है, बिकॉज एक तो लॉकडाउन था. सो इवन द क्लासेस दैट आई टुक वो वर्चुअल मीडियम से थी. प्लस आई मेड इट अ पॉइंट दैट आई यूज्ड टू हैव अ पीयर ग्रुप जिनके साथ मैं फ़ोन पे ही डिस्कस करती थी. तो दैट 1 hour 2 hours ऑफ डिस्कशन एवरी डे ऑन कॉल हेल्प मी अ लॉट. तो आप दिल्ली में थे लेकिन फिर भी आपने ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड करी थी? मैंने because ऑनलाइन of क्लासेस lockdown. ही किया था. यस. ओके. और ये फिर आपको जो पीयर ग्रुप है ये कहाँ पे आप इनसे मिले? सो सर कॉलेज के ही एक जूनियर थे जैसे, एंड प्लस आई हैड अ फ्रेंड हु आई मेट इन बैंगलोर. एंड आफ्टर दैट व्हेन आई लेफ्ट माई जॉब, उसके बाद शी ऑल्सो कॉल मी अप दैट इवन शी वांट्स टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एंड उसका घर बैंगलोर में ही था. सो दैट लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोनिक डिस्कशंस होते थे. सो एंड माई फ्रेंड हु वाज ऑल्सो देयर, ही वाज फ्रॉम हरियाणा. तो नन ऑफ अस वर इन दिल्ली लाइक इन द सेम सिटी, पर हम लोग तीनों साथ में कॉल पे डिस्कस करा करते थे. मतलब आपके सर्कल में जो लोग तैयारी कर रहे हाँ. थे यूपीएससी की, आपने उनके साथ संपर्क बनाए रखा कंटिन्यूअसली और इससे आपको बहुत मदद मिली? यस. ओके. तो देखिए, कई लोग सोचते हैं कि दिल्ली जाना ज़रूरी है, लेकिन हमारे सामने एक एग्जांपल ऐसा है जो दिल्ली में रहते हुए भी इन्होंने ऑनलाइन ही तैयारी करी एंड वर्चुअली भी शी मेड दैट पीयर ग्रुप जो यूपीएससी की तैयारी में हेल्प कर सके. चारू जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? So, I'm a graduate in management studies from Shahid Sukhdev College of Delhi University.
So my first attempt was 2016, and thankfully in the first attempt itself I got selected in Railway Protection Force. So that and subsequent attempts before this I was in Indian Audit and Account Services. So all the attempts I had actually prepared in Delhi while I was at home. And this last attempt, I was in Dehradun. I was working in Indian Audit and Account Services. I was posted in Dehradun. And that was the best attempt actually. Being away from Delhi, it actually helped me a lot. क्योंकि In a मसूरी के way. नज़दीक थे. No, not that way. But because sometimes you become very tired. I mean, because this was my 5th attempt. So it became draining for me. You know, Delhi is good in a way, it gives you a lot of exposure. You come to know about civil services just by being in Delhi. But sometimes there's a lot more pressure on you as well. For example, thankfully my family didn't ever put that much pressure on me, but I've seen people who come from outside. And for them, leaving their jobs and coming to Delhi, that's too much for them. I mean, it's a huge decision for them coming to a different city, and then they have to live up to the expectations of the family who's living in the other city. So that way it becomes draining. And for me, I think studies can happen anywhere. Studies doesn't actually need a place. It needs just your motivation, and it can happen anywhere. So for me, actually Dehradun helped a lot, because I had my own schedule, I was free, and that passion to study actually built up there. So I was very motivated from within. No one had to force me to study anything. And I had my own schedule. I used to exercise daily. I used to dance. I used to do I attempted this while working in office. So, but at no point of time it was pressurizing for me, or it was creating stress on me. I was enjoying what I was doing. So that way, I don't think a place matters. Yes, Delhi gives you that initial exposure, that you get information. You come to know about civil service. I came to know just because I was in Delhi. Else I would have came to know about it later. So that, because right in college I had started preparing for it. So that way it helped a lot. But after that initial kick, you don't need anything. You just need that inner will to just go on, and you can study anywhere, at your home, at Delhi, wherever you want. So just up to you. That place doesn't matter. आई थिंक ये एक पॉइंट जो चारू जी ने अभी बताया, सो एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई वांट टू आस्क यू. उन्होंने बताया कि दिल्ली से ही तैयारी करना ज़रूरी नहीं है, बट दिल्ली में जब आप रहते हो दैट यू डू गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यू गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट द एग्ज़ाम के बारे में बहुत लोग बात करते हैं दिल्ली में. तो आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी, where did when did you actually decide that you want to prepare for UPSC, and ये UPSC की तैयारी करना है, IAS ऑफिसर बनना है, ये थॉट आप लोगों में कब आया? सो मैम, आई थिंक हर इंडियन फैमिली में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपको बचपन से पता होता है. तो उतना मुझे हमेशा से पता था कि एक सर्विस है, एक जॉब है जिसको आई कैन कंसिडर एट सम पॉइंट इन माई लाइफ. बट जब मैं कॉलेज गई, आई थिंक तो IIT दिल्ली में बहुत सारे एवेन्यूज़ थे जो मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी, एंड समवेयर सिविल सर्विसेज का थॉट ख़त्म हो गया था. तो एंटरप्रेन्योरशिप था एंड बहुत सारी चीज़ें थी. बट देन ओवर टाइम मैंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली, कुछ एक्सपीरियंसेस ख़राब रहे, एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ 3rd ईयर मैं थोड़ा कन्फ्यूज्ड स्टेट में थी, आई थिंक बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सिविल सर्विसेज, एंड आई जस्ट हैड टू गो विद वन, एंड आई थिंक आई वेंट विद वन. तो इतना कोई ज़्यादा थॉट प्रोसेस गया नहीं था, मतलब एक वॉज समवेयर एक कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड था, एंड आई जस्ट वेंट विद इट. तो कोई भी है आपके फैमिली में और इन वेरी नियर फैमिली और फ्रेंड्स जो है ऑफिसर्स? नहीं मैम, मेरी सो आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली. तो मेरी फैमिली में इनफैक्ट एजुकेशन की तरफ भी उतना ज़्यादा कभी स्ट्रेस था नहीं. तो बेसिकली आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट परसुइंग दिस एज अ करियर ऑप्शन. So ma'am, it's really, I don't know, it's a bit funny. Actually, I was born and brought up in old Rajendra Nagar. So, Seriously? yes. So my house was there. So I would say कि exposure तो था ही कि IAS जैसा कुछ होता है, because you see it everywhere हर तरफ आप देखो around. होर्डिंग ही होर्डिंग है. Yes, I was born and brought up there, but I was not inclined towards pursuing that. So my 10th, 12th तक तो यही था that my mom was an engineer. So I was very inclined, and she was a computer science engineer. I wanted to do computer science, follow her footsteps, and I did that.
And after that, I think in college there was a trend that everyone was going for MBA only because it gives you a push, it gives you a ladder to climb up the corporate circle, and you know, the packages are better, the lifestyle is better, everything is better. And that was my motivation to get into IIM, which I did. And then I wanted a finance job because obviously the higher packages and the lifestyle that comes with it, which I also got. But after working there, and maybe I was 1.5 years into my job when I realized that this is not actually what I want. So I was, I think, following that rat race, and then I realized it is something that is not making me happy from within. So I was really good at my job. I was doing very well, and the thing was, I was working for 12 hours, 14 hours. But the last point that came was that I was not contributing much to the society. It was my financial status, I was helping out my family, I was helping out the shareholders of the company, but nothing beyond that. And that was something that used to pinch me. So my mother was working in the education sector, so in the government side only. And so somewhere I wanted something that I can, you know, give back, or something that helps me go that extra step, which I was not getting in the corporate sector. So I think that was my push. And plus one person actually prepared while in office and got through the 2020 batch. So I think that also gave me a push that even I could do it. तो आपने ये निर्णय कैसे लिया कि मुझे इतनी हाई पेइंग जॉब को छोड़ना है, क्योंकि आपने जॉब छोड़कर फिर तैयारी करी है? तो जॉब छोड़ने का क्वेश्चन तो बहुत बड़ा ही था, एंड इनफैक्ट मुझे घर से रोज़ कॉल आता था कि बेटा जॉब नहीं छोड़ना, बेटा जॉब नहीं छोड़ना. तो नाना कॉल करते थे, फिर मम्मी कॉल करती थी, पापा कॉल करते थे, सब कॉल करके बस यही बोलते थे कि जॉब मत छोड़ना. बट देन फिर मैंने सोच लिया था, देन वन डे आई सेड कि मैंने जॉब छोड़ दिया एंड आई एम कमिंग बैक. तो देन दे हैड नो ऑप्शन. बट ये छोड़ने का डिसीजन इसलिए था क्योंकि एक तो मेरा जॉब प्रोफाइल काफ़ी हेक्टिक था. सो आफ्टर MBA जॉब वो 12-14 घंटे वाली जॉब रहता ही है, तो उसमें प्रिपेयर करना मुझे एज अ पर्सन मुझे लग रहा था कि पॉसिबल नहीं होगा. बिकॉज एक तो आई वॉज लाइक, मेरे को कोई आइडिया नहीं था इससे पहले कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या पढ़ना होता है. मैंने जिस दिन रिज़ाइन किया उसके अगले दिन मैं NCERT खरीद के लाई हूँ. तो ऐसा मेरे पास बैकग्राउंड रिसर्च भी नहीं था. तो आई थॉट कि नहीं, इसमें टाइम देना चाहिए और देना पड़ेगा. एंड वो काइंड ऑफ एक फैक्टर भी था बिकॉज जॉब छोड़ दी थी, तो अब तो करना ही था. इट वॉज आइदर सेल थ्रू और नथिंग. सो आई थिंक वो काफ़ी अंदर से रहता था बिकॉज मेरा अपॉर्चुनिटी रिस्क और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतना ज़्यादा हो गया था कि देन आई हैड टू डू इट. तो आई थिंक वो भी एक फैक्टर था. फिर बचपन की जो यादें थी कुछ हेल्प करी उन्होंने कि बचपन से कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, खेलते समय गली में सब स्टूडेंट्स पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं राजेंद्र नगर में? एक्चुअली मुझे ये याद आता था बिकॉज मेरे घर के बाहर, मेरा घर वो सिंधी पार्क जो है, जो फेमस सिंधी पार्क है ओल्ड राजेंद्र नगर, उसके बिल्कुल साइड में ही है माई होम वेयर आई बिलोंग टू. तो मुझे याद है मैं बचपन में खेलने जाती थी तो लोग वहाँ पे बुक्स पढ़ रहे होते थे, एंड देन आफ्टर अ फ्यू इयर्स आई फाउंड माई सेल्फ डूइंग दैट. सो चारू जी? मेरा पुश आया था, माई मॉम इज़ इन गवर्नमेंट सेक्टर, सो वहाँ से पुश आया था. सो शी ओनली सेड कि दिस इज़ ऑल्सो, शी सजेस्टेड मी कि ये भी एक करियर ऑप्शन है, इफ़ यू आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स इट देन यू कैन ट्राई इट आउट. सो मेरा भी मैनेजमेंट में सेम सोनाली के जैसे ही था कि कैट करना है, उसके बाद प्रेफरेबली अगर IIM में सिलेक्शन होता है देन गो, एंड देन प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस. आई ऑल्सो डिड माई स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस. बट एक्चुअली मुझे बहुत मज़ा आया वंस आई स्टार्टेड. सो आई स्टार्टेड प्रिपरेशन वाइल इन कॉलेज 3rd year में. सो आई एन्जॉयड रीडिंग अ लॉट. मतलब मुझे उस चीज़ में पढ़ने में ही बहुत मज़ा आने लगा, और एक्चुअली दैट गिव मी अ पुश. और तभी थैंकफुली कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में हो भी गया, बिकॉज मैं उसके पढ़ ही नहीं रही थी. मुझे बुक्स पढ़ने में, जोग्राफी वॉज माई ऑप्शनल, और मुझे उस पढ़ने में ही बहुत मज़ा आ रहा था. So that motivated me and somehow I got lucky with. तो मतलब आपको ऐसा था कि पहली बार में नहीं होगा, शायद मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ फीलिंग आ रही थी? पहली बार मैंने सोचा ही नहीं इतना एक्चुअली. सो आवर कॉलेज गॉट ओवर इन जुलाई और अगस्त में प्रीलिम्स था. तो इतना मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आगे क्या होगा, आगे क्या रिजल्ट आएगा. आई वॉज जस्ट फोकस्ड ऑन दैट मोमेंट कि अभी क्या है मेरे पास. तो अभी मेरे पास वो टाइम है, जितना पढ़ सकूँगी आई विल गिव इट माई बेस्ट शॉट. आगे रिजल्ट तो एनीवे इज़ नॉट इन माई हैंड. तो बस आई फोकस ऑन दैट मोमेंट ओनली. ये प्रॉब्लम फिर बाद में आई अटेम्प्ट्स में. फर्स्ट टाइम व्हेन यू गेट सिलेक्टेड ना, फिर
अटेम्प्ट, फिर रैंक इम्प्रूव करने का आता है, फिर यू स्टार्ट टेकिंग प्रेशर ऑन योर सेल्फ. तभी आपने पहले जवाब में बताया था कि काफ़ी प्रेशर था हाँ, दिल्ली तब में. इट्स ऑब्वियस, देन यू स्टार्ट टेकिंग प्रेशर ऑन योर सेल्फ. तब आप, और प्रेशर इज एक्चुअली वेरी बैड थिंग. जब जैसी प्रेशर शुरू होता है ना, इट एक्चुअली डिटेरियोरेट्स योर कॉन्सेंट्रेशन, योर अलर्टनेस. जितना आप क्रिएटिविटी से काम करते हो ना, जितनी खुशी खुशी करते हो, आई थिंक बेस्ट अटेम्प्ट आपका तभी जाता है जब बिल्कुल फ्री होके काम करते हो. जब जैसे ही आप स्ट्रेस लेना, स्ट्रेन लेना शुरू कर देते हो, तब वो चीज़ ख़राब होनी शुरू हो जाती है. आपकी रैंक क्या थी फर्स्ट अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वॉज इन रिजर्व लिस्ट, ओके. so I got into RPF. Then third attempt में I was 276 rank. Then I got into audit and accounts, इसमें 76 rank. क्या कभी ऐसा हुआ कि बाद में प्रीलिम्स क्वालिफाई ना हुआ हो फ्यूचर अटेम्प्ट्स में? नहीं, थैंकफुली ऐसा कभी Prelims हुआ हो नहीं. गया. बट आई वॉज गुड, मतलब ठीक है, वो मुझे प्रैक्टिस थी काफ़ी उसकी, तो हो जाता. बट इट्स नॉट अबाउट कि, आई थिंक जितना आप इंजॉय करोगे प्रोसेस को, उतना ही अच्छा ही आउटकम आता है. मतलब होपफुली आउटकम इज़ नॉट इन योर हैंड, बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली अच्छा ही आता है. एटलीस्ट यू विल एंजॉय दैट प्रोसेस. आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार इतना स्ट्रेस ले लिया, इतना परेशान हो गए. वो चीज़ नहीं आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई से, जैसे सेकेंड थर्ड अटैम्प्ट में, फर्स्ट अटैम्प्ट में आई वॉज एक्सरसाइजिंग, मतलब मैं बहुत अच्छा बैलेंस रूटीन था बिल्कुल मेरा. और बाद में मैंने सोचा कि मे बी इफ़ आई पुट इन मोर आवर्स तो हो सकता है रैंक इम्प्रूव हो जाएगी. पहले मैं 6 घंटे पढ़ रही थी, हो सकता है 8-10 घंटे पढ़ लूँ, बट ऐसा होता नहीं है. इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स यू पुट इन, इट्स अबाउट जितने भी आप घंटे कर रहे हो उसको कितने अच्छे से कर रहे हो. तो अगर आप 4 घंटे 5 घंटे ही पढ़ोगे, बट आपको अच्छे में मज़ा आ रहा है, आप सोच समझ के खुशी खुशी पढ़ रहे हो, तो वो काफ़ी अच्छे से फ़ायदा होता है. बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स एट दैट मोमेंट, तो आपको वो रटी हुई चीज़ें कभी याद नहीं आती, वो समझी हुई चीज़ें ही याद आती है. इतनी जल्दी जल्दी रटा हुआ सब दिमाग से उड़ जाता है. वो जो अगर आपने अच्छे से उसको समझा हुआ होगा, वो आप बहुत अच्छे से आंसर में लिख भी पाओगे और सामने वाले को एक्सप्लेन भी कर पाओगे. सो आई थिंक दैट थिंग हेल्प्स अ लॉट. तो स्ट्रेस लेना, तो आई जस्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि हैव अ वेरी बैलेंस्ड रूटीन. कि ऐसा नहीं होगा कि आप 10 घंटे ज़्यादा घंटे पढ़ोगे तो उसका प्रोडक्टिविटी आउटकम बहुत अच्छा आएगा. बट इट्स अबाउट हाउ यू यूटिलाइज वट एवर आवर्स यू पुटिंग इन, जितने अच्छे से आप पढ़ रहे हो उसको. आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि पढ़ने में आनंद आना चाहिए. यू नीड टू एन्जॉय द प्रोसेस. तो जब तक आप पढ़ाई को एक बहुत बड़े बोझ की तरह लेंगे, यूपीएससी की प्रिपरेशन को, तो मुश्किलें आएंगी, अपने आप को आप स्ट्रेस दोगे. तो उससे अच्छा है कि ईजी में पढ़ते रहिए और अच्छा मन लगा के पढ़ेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा ही रहेगा. तो वन थिंग जब, क्योंकि अब आप लोगों की जब इंट्रोडक्शन सर करा रहे थे एंड उसके बाद आप लोगों ने थोड़ी बहुत अपनी जर्नीज़ के बारे में बताया, एक चीज़ जो मुझे स्ट्राइक कर रही है इज़ दैट आप IIT से, आप IIM से, आप DU से, ऑल ऑफ यॉल आर फ्रॉम वेरी वेरी एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज़, वेरी वेरी गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. मगर एक बात ये भी है कि स्पेशली हमारे फीमेल एस्पिरेंट्स जितने भी हमें क्वेश्चन भेजते हैं, जो हमसे पूछते हैं, बहुत सारे जो देख भी रहे हैं, a lot of them don't get that opportunity to finally reach such great educational institutions. तो क्योंकि ये this entire series is also all about perspective, इसलिए मैं समझना चाहती हूँ आप हर एक से कि what do you think is the role of your institute in getting you your success जो आपको मिली है. Obviously मेहनत तो आप सब ने की है, obviously that's why you are here, but I want to understand कि एक institute का कितना हाथ रहता है in your preparation, success, and the ones, since you all are going to become future officers for our country, I want to understand कि अभी फ़िलहाल the situation जो है हमारी country में, how aware are you with that कि इसको लेके क्या हो सकता है. And like currently जितने भी female aspirants जो prepare कर रहे हैं, maybe not from the best educational institutes right now, उन सब के लिए what do you think? Do you think उनको ये challenge बहुत बड़ा challenge आने वाला है आगे जाके, or can you give some advice? मैम, तो सबसे पहले तो जो आपका फर्स्ट एस्पेक्ट था दैट ऑल 3 of us are from good colleges and not many are, तो आई थिंक वहाँ पे एक तो आपको इनिशियल फाइट आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट होती है. जैसे मेरी फैमिली कभी चाहती नहीं थी कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, तो दे वांटेड कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ या कुछ और कर लूँ, समथिंग दैट आई कुड मे बी परस्यू टिल द एंड ऑफ माई लाइफ. एंड दे वर लाइक, सिंस मेरी फैमिली में किसी ने जॉब नहीं करी है, तो दे डिड नॉट रियली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गर्ल डूइंग इंजीनियरिंग. बट जब मैंने किया, JEE क्रैक किया, ओवर टाइम
आई थिंक उनकी एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी टाइम के साथ, एंड आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि मैं सोच भी पाई सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने का, बिकॉज कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझ में भी और मेरे पेरेंट्स में भी मुझे लेकर आया था कि सिंस इसने एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम किया है तो आई थिंक ये कर सकती है। और उनका आई थिंक उनका जो स्पेक्ट्रम था दिमाग का या सोच का वो बहुत ब्रॉडन हुआ था ओवर टाइम, क्यों मेरी जर्नी उन्होंने मेरे साथ लिव करी है, तो जैसे जैसे मेरे एक्सपीरियंसेस ब्रॉडन हुए वैसे वैसे उनके भी हुए, उनका एक्सेप्टेंस बढ़ा, एंड आई थिंक उनका जो मुझ में कॉन्फिडेंस था वो सबसे बड़ी चीज़ है जो मेरी इंस्टीट्यूशन ने मुझे दी है। अगर आई थिंक मैं एक अच्छे कॉलेज से ना होती, शायद इतना कॉन्फिडेंस मुझ में या मेरे फैमिली में भी ना होता मेरी जर्नी को लेके। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, तो आई हैड टू परसू टिल अलॉट यहाँ तक पहुँचने के लिए। सेकेंडली तो स्पेसिफिकली मेरे लिए थोड़ा सा मिक्स्ड रहा है कंट्रीब्यूशन, इन द सेंस कि जब जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था आई थिंक वो मैंने एक सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी के साथ दिया था। मुझे लगता था कि सिंस मैंने एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पहले क्रैक किया है, मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं कर पाऊँगी। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा सा कैजुअली ले रही थी, एंड समहाउ मेरा प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, तो वो कॉम्प्लिसेंसी आई थिंक रीअश्योर हो गई उसकी वजह से। एंड फिर मेंस के लिए थोड़ा मैंने एफर्ट किया, मेंस नहीं क्लियर हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ, एंड आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था जो जिसकी मुझे ज़रूरत थी टू टेल मी कि आपने इससे पहले जो भी किया है नहीं किया है, दिस एग्ज़ाम इज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट थ्रू। I mean, there's nothing else that you can do. Only hard work will get you through. Obviously, smart work and hard work. तो आई थिंक जो मेरी रियल जर्नी थी इस एग्ज़ाम की वो थर्ड अटैम्प्ट से ही स्टार्ट हुई थी, जब वो सेकेंड अटैम्प्ट का प्रीलिम्स का फेलियर और बहुत सारे लेसन्स मैं साथ लेके जा रही थी। तो आई थिंक ये जो थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट थे इनमें मैंने सारे बायसेस कॉम्प्लिसेंसीज हटा के अपना बेस्ट दिया था। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव रोल था कि मैं एक सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी के साथ आ रही थी, एंड पॉजिटिव रोल आई थिंक ये था कि कॉन्फिडेंस था, प्लस आई थिंक मेरे पास एक नेटवर्क था। मैं अपने सीनियर्स जिन्होंने ये एग्ज़ाम पहले किया था क्लियर मेरे ही कॉलेज से, उनको मैं अप्रोच कर पा रही थी, तो थोड़ा सा गाइडेंस, एंड प्लस आई थिंक अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर लो जिसने किया है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये मिक्स्ड बैग ऑफ एक्सपीरियंसेस था मेरे कॉलेज को लेके। तो आपकी इनिशियल फाइट वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है यहाँ पर कि आप कुछ थोड़ा बहुत प्रूव करके दिखाइए अपने पेरेंट्स को। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको इतना पुश करें, आपको क्लासेस लेनी है या आपको यूपीएससी के लिए टाइम चाहिए, उनसे 1-2 साल 3 साल आप बोल रहे हैं, शो देम सम रिजल्ट, मे बी अ स्मॉल रिजल्ट। किसी भी एग्जाम को आपने क्रैक किया है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है, वो उन्हें भी कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ हमारा बच्चा या हमारी बच्ची कर सकती है। डेफिनेटली। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ। ऑल्दो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ आइडियल हो, बट हम एक आइडियल वर्ल्ड में रहते नहीं हैं। तो बहुत सारे चेंजेस हम सोसाइटी से एक्सपेक्ट करते हैं, बट बहुत सारे हमें खुद में भी लाने होते हैं, सो दैट एक वर्चुअस साइकिल हम लोग इनिशिएट कर पाएँ, कुछ हम अच्छा करें, कुछ हमें गिव बैक किया जाए। तो आई थिंक दैट्स हाउ इट वर्क्स। चारू, इस बार आपसे। तो इंस्टीट्यूशन का तो हमेशा ही, नॉट जस्ट कॉलेज, इवन स्कूल का एंड इवन फैमिली इज़ एन इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, तो तीनों का ही बहुत रोल रहता है। स्कूल कॉलेज की बात करें तो आई थिंक डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द थिंग दैट हेल्प मी अ लॉट सिंस स्कूल। मतलब एक वो क्वालिटी जो हो जाती है ना, जो दैट बिल्ड्स अप यू एज अ पर्सन। सो दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, मतलब आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होती है, आपको एक रूटीन मेंटेन करना होता है, एंड आई थिंक माई स्कूल एंड कॉलेज हेल्प मी इन दैट वे। जैसे मेरा स्कूल भी पढ़ाई पे बहुत फोकस था, कॉलेज भी ऐसे ही था बिल्कुल ही, मतलब ऑफ कोर्स इट हेल्प मी टू डेवलप डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ माई पर्सनैलिटी, बट स्टिल काफ़ी स्टूडियस वाले उसमें था। तो मेरा माहौल, आई थिंक मेरा फैमिली का भी स्कूल कॉलेज का माहौल वैसा ही रहा है। सो आई वॉज नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्टडीज़, एंड दैट वॉज द रोल दैट इंस्टीट्यूशंस प्लेड फॉर मी, कि एक वो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सब नेचुरली आ गया। सो आई वॉज नेवर अफ्रेड ऑफ पुटिंग इन स्टडिंग सो मच या फिर ज़्यादा मेहनत करनी है, तो वो कभी डर नहीं आया उस वजह से। तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का काफ़ी अच्छा रोल रहा, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट अगर आई थिंक of course they help a lot, but even if अगर आपको लग रहा है कि अगर आपका इंस्टीट्यूशन अच्छा नहीं भी है, कॉलेज इतना भी पॉपुलर वो नहीं है, तब भी इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट देन जस्ट गो फॉर इट। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस कि आप बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल वो कर रहे हो, इट्स ऑल जनरल स्टफ, इट्स मोर एनालिटिकल स्टफ। अल्टीमेटली
इट्स ऑन यू हाउ यू यूज़ दैट. और इट्स मतलब आप आसपास उसको देख रहे हो, बस आपको उसको एनालिसिस क्रिटिकली देखना है कि वो चीज़ें कैसे एप्लीकेबल होंगी, हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट दैट. सो रिगार्डलेस ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, कहीं आप कहीं गांव से या Tier 2 Tier 1 टाउन से कहीं से भी पढ़ के आ रहे हो, बट इफ़ यू बिलीव कि आपको एक्चुअली में वो काम करना है, देन यू शुड जस्ट गिव इट ऑल. और अब ऑब्जर्व करो आसपास चीज़ें कैसे देख रहे हो. कोई भी चीज़ जैसे एग्रीकल्चर है, टाउन्स है, अर्बन प्लानिंग, आप उसको एक्चुअली में यू लिव दैट एक्सपीरियंस, और वो फिर अपने आंसर्स में या उसमें थोड़ा इनलिव इन करने की कोशिश करो, डालने की कोशिश करो. सो रिगार्डलेस ऑफ दैट आई वुड से जस्ट यू हैव टू यूज़ योर ओन स्किल्स. वो इट्स मोर अ टेस्ट ऑफ योर ओन सेल्फ rather than your institute. मैम आई थिंक इंस्टीट्यूट्स का, एज एवरीवन मेंशन, कि इम्पोर्टेंट रोल तो है ही. तो हैविंग गिवन 2 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर, तो कॉन्फिडेंस तो था कि कहीं ना कहीं कि अगर मेहनत की जाए तो ये वाला एग्ज़ाम भी आई कैन डू इट. एंड फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, तो वो भी एक रियलिटी चेक था कि नहीं, इतना आसान भी नहीं है. जस्ट बिकॉज 2 पहले एग्ज़ाम्स दे दिए डजंट मीन कि थर्ड में भी हो जाएगा. बट द थिंग इज़ व्हाट आई वांट टू हाईलाइट कि 2-3 चीज़ें जो इंस्टीट्यूट्स ने सिखाई है फॉर मी. वन वाज मल्टीटास्किंग. तो बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ स्पोर्ट्स प्लेयर, तो मेरे घर पे स्ट्रिक्ट था कि अगर बास्केटबॉल खेलना है तो पढ़ना भी पड़ेगा. तो उन दोनों को मैनेज करते रही मैं. इवन इन कॉलेज जब अगर आउट स्टेशन टूर्नामेंट जाना है तो फिर CGPA भी लानी है, नहीं तो पेरेंट्स नहीं जाने देंगे. एंड सिमिलरली इवन इन IIM कि अगर खेलना है, परस्यू करना है बास्केटबॉल, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा. तो आई थिंक वो मल्टीटास्किंग मेरे को बहुत अच्छे से आ गई थी टू हाउ टू लाइक बैलेंस माई टाइम एंड माई स्केड्यूल. एंड फिर ऑफिस के साथ साथ भी आई कंटिन्यू प्लेइंग स्पोर्ट्स ऑफिस के साथ भी, और फिर इवन इन प्रेप. तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें साथ में जगल करना आ गया. दैट हेल्प मी रादर दैन कि यहाँ से पढ़ा, इतना मार्क्स आया या वो आया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. या मैंने कॉलेज में ये सब्जेक्ट पढ़ा तो वो कहीं रिलेट हो गया, तो क्योंकि कुछ भी रिलेटेड था नहीं मेरे लिए. मेरा ऑप्शनल एक ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल था, ज्योग्राफी था, और मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट है, तो मेरा ऑप्शनल भी बिल्कुल ही अलग था. तो कोई इट वॉज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड उस हिसाब से. द ओनली थिंग दैट इंस्टीट्यूट्स कैन गिव यू इज़, जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीटास्किंग मुझे बहुत अच्छे से आ गई थी, मेरे को टाइम मैनेजमेंट करना आ गया था. तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे और बहुत अच्छा लगता था कि मैं अपने टाइम को बहुत वैल्यू करती थी. तो मुझे लगता था कि अगर पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ लूँगी, क्योंकि देन आई विल हैव टाइम फॉर माई सेल्फ. उसमें मैं अब खेलूँ, बाहर जाऊँ, घूमने जाऊँ. तो इवन इफ़ आई एम टेकिंग डेज ऑफ टुगेदर, तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने डेज ऑफ लिए, लाइक मैं ट्रिप्स पे चली गई फॉर अ वीक, बट देन आई नो कि मैं उसको कवर अप कर लूँगी कैसे भी, बिकॉज आई हैव टू डू दैट मल्टीटास्किंग. तो एक वो बहुत अच्छा मतलब रहता है. अदर दैन दैट अगर आप ऐसे बोलो कि सिर्फ पढ़ाई में किसी इंस्टीट्यूट ने हेल्प कर ली हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं था. बिकॉज द एग्ज़ाम इज़ टोटली डिफरेंट. एकदम इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, एकदम एनालिटिकल, इट्स बेसिक ना, मतलब हम लोग NCERT से स्टार्ट कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है. एंड प्लस मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे ही कॉलेज के कितने जूनियर सीनियर्स, वेरी ब्राइट पीपल, इवन ब्राइटर देन मी, उनके मेरे से ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे इवन इन कॉलेज एंड एवरीथिंग, पर नहीं हो पा रहा जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड what the exam requires. And then there are people who are not from very bright colleges and who are मतलब bright, and they are very bright otherwise, मतलब कॉलेज इतना रेप्यूटेड नहीं है, बट दे हैव द ब्रेन्स, मतलब वो लोग बहुत स्मार्ट है. उन लोगों का मेरे से भी पहले लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, तो इट डजंट मैटर एट ऑल. तो UPSC में ये मैटर करता है कि आप उस समय कितनी मेहनत कर रहे हैं. हाँ, कुछ बेनिफिट्स जैसे कि हमें सुरभि ने बताए थे कि आपके अगर कॉलेज के सीनियर्स हैं, इस तरह की हेल्प आपको मिल जाती है. बट मेरा ऐसा मानना है कि आज के समय में ये हेल्प आपको कहीं से भी भारत में मिल सकती है. बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन रेवोल्यूशन देयर आर लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो आपके लिए रीचेबल हैं. आप उन्हें मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई करते हैं. बहुत सारे टीचर्स हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो आपको हेल्प कर सकते हैं तैयारी में. तो आई थिंक वो वाला बेनिफिट थोड़ा सा अभी डेमोक्रेटाइज हो गया है सभी के लिए. बट स्टिल कई जो बातें आप लोगों ने बताई रिगार्डिंग द कॉलेज, वो बताता है कि येस, यू हैव डन समथिंग, यू हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ. आपने पहले अच्छा किया है तो आगे चांसेस बढ़ जाते हैं. थोड़ा सा आपको एक पुश मिल जाता है कि आप और अच्छा कर सकते हैं. अपने आप में भी कॉन्फिडेंस आता है. फियोना जी. सो आई थिंक मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद आई माइट एंड अप बीइंग टुडे द पर्सन जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें आप लोगों को पूछ रही है. बट दीज आर ऑल क्वेश्चंस जो एस्पिरेंट्स के हैं, जो वो हमसे पूछते हैं. उन्होंने कमेंट किया है इसके बारे में. तो इफ़ देर आर मोर क्वेश्चंस दैट यू ऑल हैव, चाहे मेल फीमेल एनीवन, डजंट रियली मैटर. अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको कुछ भी जानना हो, यू कैन वेरी वेल कमेंट हियर
सर तो यहाँ है ही, पूरी टीम है यहाँ पे. वी आर ट्राइंग टू गेट ऑल दीज क्वेश्चंस टू द ऑफिसर्स सो दैट you get the real answers. तो एक चीज़ that I really wanted to know is that अभी फ़िलहाल it's an accepted fact. Many people have accepted it. हमारे पहले कुछ episodes में some other existing officers have come, female officers, and they have said that it is an accepted fact कि थोड़ा सा differentiation तो रहता है between male officers and female officers. Probably you'll have not, अब आगे जा, I'm sure आप सबको भी इन सब के बारे में पता ही होगा. So I just wanted to understand that if going ahead, if you really see something like this happening, are you prepared for it? And अगर आप prepared हो भी, have you ever had this thought in your mind also कि ऐसा कभी हुआ भी, what am I going to be doing, or how will I, make things work out for myself? चारू. So one of the thing जो मुझे thankfully अभी तक मुझे ऐसा कभी feel नहीं हुआ कि gender is becoming a barrier. अभी हमारी ट्रेनिंग हो गई है 8 महीनों की ऑलमोस्ट, और कभी ऐसा कोई चीज़ नहीं आई है जहाँ पे जेंडर एक क्राइटेरिया हो किसी भी चीज़ के लिए, एंड होपफुली आगे भी नहीं होगा. आई हैव मेट सो मेनी ब्रिलियंट फीमेल ऑफिसर्स दैट वर्क्स ट्रिमेंडस, मतलब बहुत ही अच्छा काम करा है उन्होंने. तो आई डोंट थिंक कि जेंडर पर से एटलीस्ट हमें सोचना नहीं चाहिए कि जेंडर कभी आएगा, और मैं अपने दिमाग में लाना भी नहीं चाहती, नहीं तो मैं सेल्फ अपने आप को नहीं रोकूंगी किसी भी चीज़ से. बट वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे ऑफकोर्स अभी के लिए तो देख ही रहे हो कि देयर इज़ अ डबल बर्डन ऑन वुमेन. ये डर मुझ में कभी आता है, कभी कभी आता है कि बैलेंसिंग फैमिली एंड वर्क माइट बी अ चैलेंजिंग टास्क, माइट बिकम डिफिकल्ट, बट देन आई नो आई हैव कम हेयर एज पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज कि काम के लिए ही आई हूँ मैं, और I won't do justice to my work if I'm not doing that much work. So family will always be a priority, but so will my work be. So, but then that I'll have to maintain a balance, and so should my spouse also. It goes both of us. It's the same thing, and that I hope I maintain that thing in future also as I go on, because it's not just me. I have to now also live up to the expectations of those who look up to me as an officer, as a person कि मैडम इतना अच्छा कर रही है या चारू इतना अच्छा कर रही है, because people will be seeing me. So तो मैं कभी नहीं देखना चाहती, या जिस ऑफिस में मैं होंगी तो वहाँ पे मैं देखना नहीं चाहती कि जेंडर किसी वजह से बैरियर बने या कुछ हो. बट इसके लिए मुझे भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, बिकॉज देर विल बी इनेविटेबल चैलेंज तो आएंगे ही आएंगे, बट दैट इज़ अपॉन मी कि मैं उसको कैसे देखूँ. मैं खुद जेंडर को बनने हो सकता है कि कभी जेंडर माइट बी एन ईजियर वे आउट कि छुट्टी ले लूँ उसको लेके, बट देन इट्स ऑन मी कि मैं उसको कैसे देखूँ. आई शुडंट टेक द ईजी वे आउट, नाइदर आई शुड prove someone to something just because I'm a female, so I'll put in double work किसी और को prove करने के लिए. My focus should be on work. काम हो जाना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, regardless of male female कुछ भी हो, बस काम अच्छे से होना चाहिए, and I should do justice to where I am right now. Great. Justice to work. Sonali, what do you think? So ma'am, I wouldn't say that I didn't face such issues. So I have had certain biases, prejudices that have come my way. Not only यहाँ पे but पहले भी, like there are कॉलेज में, वर्क प्लेस में, like where I was working, कभी कभी यहाँ पे भी like you sometimes feel that there is a slight change of tone, people judge you, people take you by face value. For example, even if you look like a kid, like बच्चों जैसी शक्ल है, तो they will be like not so serious. And some things that are acceptable of male colleagues are not acceptable of female colleagues. For example, if I give you an example, जैसा अगर मैं कभी पैशनेटली कुछ काम के लिए बोल दूँ ज़्यादा, देन कमेंट आ जाता है यू आर वेरी अग्रेसिव, एंड जो मुझे लगता है कि कभी कभी मेल कॉलीग्स को नहीं आएगा, बिकॉज इट्स टेकन एज हाँ ठीक है ये तो बोल ही रहे हैं. बट देन द थिंग इज आई हैव लर्नड ओवर द ईयर्स ये सब करके कि फ़र्क नहीं पड़ता. लोग 1-2 बार बोलेंगे, थर्ड टाइम दे विल बी ओके, दे विल नो यू फ्रॉम योर वर्क, एंड वंस यू हैव डन योर वर्क वंस ट्वाइस थ्राइस, दे नो कि देयर इज़ नो अदर वे अराउंड, मतलब कि इसको काम से मतलब है, ये काम कर देगी और ये अच्छा काम कर देगी, देन दे विल नॉट जज यू. सो योर वर्क स्पीक्स फॉर योर सेल्फ. तो
ये स्टार्टिंग में ही होता है। आई थिंक ये बस स्टार्टिंग का एंकर बायस है, बिल्कुल स्टार्टिंग में सम पीपल, वो हम एक्चुअली, आई डोंट नो इफ इट्स फीमेल सेंट्रिक ऑल्सो, लोग यूजली किसी को भी देख के थोड़ा सा जजमेंट बना लेते हैं। सो अगर फीमेल है तो वो एक्स्ट्रा थोड़ा जजमेंट आ जाता है। एंड आई थिंक इट गोज फॉर मेल कॉलीग्स ऑल्सो, कि थोड़ा बहुत तो उनके साथ भी होता होगा, बस फीमेल के साथ थोड़ा ज़्यादा है। सो आई डोंट थिंक इट शुड मैटर, क्योंकि मैंने तो यही सीखा है कि आप अपना काम करते रहो, एंड देन एवरी वन विल like give you your proper place, credit and where it is due. So वो फ़र्क नहीं पड़ता। एंड गोइंग इन द फील्ड अगेन एज चारू सेड कि मुझे ऐसा बायस लेके जाना नहीं है। अगर हो भी रहा होगा तो आई नो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे अपना काम करना है। सो एक दो बार किसी के पास जजमेंट होगा भी तो हो जाए, थर्ड टाइम एवरीथिंग विल सेट इन प्लेस, सो इट्स ओके। योर वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। यस मैम आई एग्री विद बोथ ऑफ देम कम्प्लीटली। फर्स्ट ऑफ ऑल यही कि हमें कोई भी बायस लेके फील्ड में नहीं जाना, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में कि शायद हमें जेन्युइनली कोई कमी है, और अगर कोई वो पॉइंट आउट कर रहा है तो हमें लगे जस्ट बिकॉज हम फीमेल्स हैं और हमें दे आर लुकिंग डाउन अपॉन अस बिकॉज वी आर फीमेल्स। तो बायस लेके नहीं जाना है, इम्प्रूव करते रहना है। एंड सेकेंडली सेम पॉइंट, आई थिंक हम लोगों ने कहीं ना कहीं बायस शायद फील किया है कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वर्क प्लेस में, बट वही है कि वो सिर्फ इनिशियल होता है। आई थिंक कि हम सब एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस हैं। हम जो देखते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, वो हमारी थिंकिंग चेंज करता ही है। हम कितना भी रोक लें या कितना भी अपने बायसेस से गवर्न होने की कोशिश कर लें, अगर आप किसी को काम करके दिखा रहे हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग बायस है वो ओवर टाइम चेंज होगा ही। एंड एज आई सेड पहले भी, आई डोंट थिंक हम लोग ये नोशन लेके सर्विस में जा रहे हैं कि सब कुछ आइडियल होने वाला है। हम बस आई थिंक ये नोशन लेके जा रहे हैं कि जैसा भी होगा वी हैव टू मेक आवर वे थ्रू दिस, एंड जो हम जिस इंटेंशन से आए हैं वो फुलफिल करना है। तो जो भी बैरियर्स होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, नहीं होंगे, वो कैसे भी करके सॉल्व करना है। ओके, तो अब तैयारी पर आते हैं। प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजीज आप लोगों ने जो अपनाई हो वो आप सभी अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया या फिर आपकी कोई अन्य स्ट्रैटेजी थी तो ब्रीफली अगर आप उसे बता सकें। सो एक्चुअली मैं ज़्यादा सोर्सेज से पढ़ती नहीं हूँ ज़्यादा। आई कीप माई बुक्स वेरी लिमिटेड, और मैं उसको ओवर द टाइम रिवाइज करती रहती हूँ, बिकॉज प्रीलिम्स में एक्चुअली आपको उस टाइम पे कितनी चीज़ें याद रहती हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। नहीं तो आपको ये लगता है कि यार ये कहीं पढ़ा था बट अब याद नहीं आ रहा, अब इसका जवाब क्या है। तो आई थिंक रिविजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और स्टैंडर्ड बुक्स, आई थिंक एवरी वन रिकमेंड्स द सेम बुक, सो द मोर यू रिवाइज द बेटर योर रिकॉल एट दैट मोमेंट, उस अच्छा रहता है। और मैं मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के नहीं ज़्यादा दिए थे मैंने। माई स्ट्रैटेजी वॉज मोस्टली फोकस्ड कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कर सकूँ, जिससे मुझे वो बिल्कुल अंदर इनग्रेन हो जाए वो, और वही और दैट वुड हेल्प मी इन मेन्स ऑल्सो। तो मैं सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं, आगे के लिए भी, क्योंकि जब चीज़ें याद रहेंगी अच्छे से तब आपको आगे भी रिप्रोड्यूस करने में आसानी रहेगी वही ड्यूरिंग एग्ज़ाम। तो मेरी तो यही था कि आई जस्ट इनग्रेन, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं उसको समझने की कोशिश करूँगी कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट आई जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग इट। और सोर्सेज स्टैंडर्ड ही थे जो लगभग सभी, दैट एवरीवन, इट्स द सेम, आई थिंक इट्स द सेम फॉर एवरीवन। ऐसा सोर्सेज वो रिवीजन, आई थिंक सीक्रेट किताब तो नहीं पढ़ी आपने जो देयर इज नो सीक्रेट बुक, ऐसा कुछ नहीं है, सब एवरीवन रीड्स द सेम बुक। आई थिंक दैट्स द थिंग कि कौन कितना उसको उस वक्त याद कर पाता है, कितना उसको लिख पाता है, कितनी क्लैरिटी से लिख पाता है, वो होता है। जब आपको खुद ही क्लियर नहीं होगी चीज़ें में, वो रिफ्लेक्ट होती हैं आपके एग्जाम पेपर में। बट इफ़ यू आर क्लियर विद इट तो सामने वाला क्यों नंबर नहीं देगा वो आपको, क्योंकि ऑफकोर्स इफ़ यू आर राइटिंग डाउन एवरी बेसिक पॉइंट और आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, देन द पर्सन हु विल बी चेकिंग योर आंसर शीट्स, ही और शी विल ऑटोमेटिकली गिव यू मार्क्स। आई थिंक सर आपने ये पॉइंट जब उनसे पूछा मुझे याद आ गया कि बहुत बच्चे ये भी कमेंट करते हैं कि ये टॉपर्स सब झूठ बोलते हैं, ये अपना नहीं बताते हैं कि इन्होंने इसलिए जब आपने पूछा कोई सीक्रेट बुक था, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट अप ऑन द टेबल कि बहुत लोग ये भी हमें सेंड करते हैं कि ये टॉपर्स सब झूठ बोलते हैं, ये हमें नहीं बताना चाहते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या यूज़ किया था। देखो फियोना जी ने भी बहुत इंटरव्यूज लिए हैं टॉपर्स के, इवन आई हैव इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ टॉपर्स। होता ये है कि कोई आप बात करते हैं किसी से तो हमें पता चल जाता है कि सच ही बोल रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई झूठ नहीं बोलता है, सब सच बताते हैं। कभी यकीन ना हो तो किसी टॉपर की लाइब्रेरी आप उनको बोल देना, फोटो को शेयर कर देंगे लाइब्रेरी का, ओके। एंड आई थिंक इवन वी हैव डन अ कपल ऑफ वीडियोज ऑन सम चैनल ऑफ एन अकेडमी जिसमें हमने दिखाया है टॉपर्स की जर्नी, सब शेयर करिए, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। ऐसा कोई सीक्रेट किताब नहीं है, सारी किताबें मार्केट में जो अवेलेबल हैं सभी के लिए सेम है, आपको उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं से सिलेक्शन होता है। ओवर टू यू गाइस, प्रीलिम्स के लिए कोई स्पेसिफिक इनपुट्स?
सर सेम है कि जो बेसिक बुक्स हैं आपकी उसका रिवीजन मल्टीपल टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग एनालिसिस करें हर साल के प्रीलिम्स के पेपर का, तो पॉलिटी, हिस्ट्री, जो हमारे एंकर टॉपिक्स हैं, इनसे हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो हमारी वही स्टैंडर्ड बुक से आते हैं, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम एक्सेट्रा। उसके अलावा सर मैंने मॉक टेस्ट पे बहुत फोकस किया था, क्योंकि एज आई सेड मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में होने के बाद सेकेंड अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, तो मैं प्रीलिम्स से बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो थर्ड फोर्थ दोनों अटैम्प्ट्स मैंने काफ़ी ज़्यादा आई थिंक प्रीलिम्स को सीरियसली लिया था। तो अलॉन्ग विथ वो जो बेसिक बुक्स थी रिविजन करना, आई थिंक वो तो साइना कोआ नॉन है, यू कैन नॉट एस्केप इट, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा ताकि जैसे मॉक टेस्ट में देती थी तो उससे मुझे पता लग जाता था कि मैं ये वाला पोर्शन ज़्यादा भूल रही हूँ, या फिर मैं मुझे अपनी स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स को लेके इम्प्रोवाइज़ हो पाती थी। जैसे मुझे ये देखा कि अगर मैं ओवरथिंक कर रही हूँ तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस गलत कर रही हूँ, अगर मैं अपना पहले दिमाग में आने वाला ऑप्शन मार्क कर रही हूँ तो उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो रही है सही होने की। तो इस तरह से मैं मॉक टेस्ट मुझे हेल्प कर रहे थे मेरा आई थिंक गेस वर्क इम्प्रूव करने में, और कहाँ ज़्यादा फोकस करना है वो उसमें हेल्प कर रहे थे। तो मॉक टेस्ट ज़्यादा दे रही थी, रिविजन बार बार कर रही थी, ये दो चीज़ें मैं प्रीलिम्स के लिए कर रही थी। मैम आई थिंक अराउंड 50-55 मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के पहले। मैम मेरा स्ट्रैटेजी काफ़ी डिफरेंट था। तो मैंने जो नोट्स बनाए थे वो मेंस पर्सपेक्टिव से ही बनाए थे, बेसिक बुक से, एंड उसमें कुछ भी प्रीलिम्स जैसे फैक्चुअल चीज़ें थी नहीं। सो आई यूज टू रिवाइज दैट कंटिन्यूसली टिल द डेट ऑफ प्रीलिम्स ऑल्सो, बट मेरा स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स वाज आई गिव अराउंड 150 to 200 मॉक टेस्ट। तो मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिए थे, एंड मैं प्रीलिम्स के लिए एक्स्ट्रा नहीं पढ़ती थी। तो इट वाज जस्ट कि मेरे जो मेंस वाले नोट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे थे, लाइक पॉलिटी की 40-50 पेज के, हिस्ट्री के उतने लाइक 20-30 पेजेस के। तो वो मेंस का एक था और उनको मैं बार बार करती थी। बट प्रीलिम्स के लिए क्योंकि अब उसमें कुछ भी फैक्चुअल नहीं था उन नोट्स में, क्योंकि मेंस में तुम कुछ भी फैक्चुअल लिखोगे नहीं। सो द थिंग वाज आई यूज्ड टू रिवर्स स्टडी फॉर प्रीलिम्स। मैं मॉक टेस्ट से पढ़ती थी, तो मॉक टेस्ट दे दे के मैं उसमें आई विल ट्राई एंड फिगर आउट कि अच्छा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको अभी के लिए याद कर लेते, बिकॉज इतना इन्फॉर्मेशन मेंस में ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू टेल द प्रीलिम्स। एंड कहीं ना कहीं तुमने पढ़ा होगा तो यू नो बाय हंच वो हो जाएगा क्वेश्चन। तो मेरा फोकस बिल्कुल उसी पे था। तो मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स वाले टेस्ट दे रही हूँ, तो आई यूज्ड टू गिव क्या कहते हैं जैसे पॉलिटी के भी पार्ट टेस्ट हो गए, बट ऑल थ्रू क्वेश्चन फॉर्मेट। तो मैं क्वेश्चंस करती थी और क्वेश्चन में ही लिख लेती थी कि अच्छा ये थिंग वाज मिसिंग। एंड आई यूज्ड टू हैव मिस्टेक्स का एक आई हैड एन एक्सेल शीट वेयर आई यूज्ड टू राइट माई मिस्टेक्स फॉर प्रीलिम्स। मैं उसको पढ़ के जाती थी। तो आई हैड एन एक्सेल, आई रिमेंबर, उसमें मैं उस मिस्टेक्स को लिखती थी। उसी को पढ़ा था मैंने लास्ट में एक हफ्ता, कि जो जो गलत किया है वो मैं नोट डाउन कर लूँ। अगर वैसा भी कुछ गलत किया कि ऑप्शन में मैंने ऐसा सोचा था, देन आई ओवर थिंक, मतलब कुछ ओवर थिंक कर लिया, फिर कुछ और मार्क कर लिया, तो वो भी मेरे मिस्टेक्स नोटबुक में रहता था। बट मेरा स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग था आई गेस। 150-200 मॉक्स। तो आपने पहले एक बार सब्जेक्ट पढ़ा तो होगा, उसके बाद में मॉक टेस्ट दिया? यस एग्जैक्टली। मतलब मेरे नोट्स बन गए थे मेंस के, और वो नोट्स कैसे बनेंगे अनलेस एंड अनटिल मैंने बेसिक बुक्स नहीं पढ़ी होती तो वो नोट्स नहीं बनते। तो मैंने बेसिक बुक्स से ही नोट्स बनाए हैं सारे, बट वो मेंस पर्सपेक्टिव से बनाए थे। लाइक आई विल नॉट रिमेंबर मतलब टाइनी डिटेल्स जो कभी कभी प्रीलिम्स में हेल्प कर जाती है। तो आई डिडंट हैव दोज इन माई नोट्स। फिर एक बार जब नोट्स बन गए थे, आई यूज्ड टू रीड माई नोट्स ओनली। फॉर प्रीलिम्स आई यूज्ड टू डू द मॉक्स। ओके, माइन वाज सेम एज आई सेड कि रिविजन का ही था, बेसिक बुक्स। बट अब जैसे इवन द बेसिक थिंग जैसे पॉलिटी के भी है, अनलेस एंड अनटिल यू रीड इट मेनी मोर टाइम्स, तो मुझे जैसा लगता है कि आप नहीं जवाब दे पाओगे, बिकॉज उसमें भी बहुत कम फ़र्क होता है ऑप्शंस में। जब तक आपको बिल्कुल अच्छे से वो याद नहीं है तब तक इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर, स्पेशली फॉर पॉलिटी। तो जैसे मुझे लग रहा है एग्जाम जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल आप नहीं तो आपको याद ही नहीं रहेगा, आपको ऑप्शंस में ही कंफ्यूज हो जाओगे कि 2/3 था, 1/3 था, क्या था इसमें, 1/6 था। तो वो जब जितनी बार आपको पढ़ते रहोगे उतना आपको क्लैरिटी आती रहेगी और उतने अच्छे से ही मुझे लगता है आप कर पाओगे। मैम वन मोर थिंग आई वांटेड टू ऐड, जैसे हमारे टाइम पे पेपर में इकोनॉमी से पास्ट ईयर क्वेश्चंस आई थिंक एग्जैक्टली उठ के आए थे। तो मैंने जब मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही प्रीलिम्स का तैयारी करती तो मैंने पास्ट ईयर पेपर सारे करे थे फॉर प्रीलिम्स, एंड यू वोंट बिलीव लाइक एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस वर देयर, लाइक 3 एग्जैक्ट क्वेश्चंस थे जिसके ऑप्शंस भी ऊपर नीचे नहीं हुए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इवन इन प्रीलिम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कहीं ना कहीं अगर आप उसकी लाइक गो इनटू द डिटेल्स, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन आया हुआ है तो वो ऑप्शन किसी कारण से आया, तो यू कैन जस्ट गूगल उस ऑप्शन में क्या था या क्यों नहीं था। नेक्स्ट यू विल सी कि नेक्स्ट ईयर या वो ना रिपीट हो रहा है, वो
ऑप्शन से ही लेके नेक्स्ट क्वेश्चन बन जा रहा है। थीम्स रिपीट बहुत होती हैं। हाँ एंड एक्चुअली मतलब समटाइम्स आई थिंक प्रीवियस ईयर इसलिए भी है कि आप एटलीस्ट डू द ईजी वंस, वो नहीं छोड़ने चाहिए। जैसे पॉलिटिक के, इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर्स वाले तो वैसे ही बहुत मुश्किल आ जाते हैं, मतलब मुझे तो मुश्किल ही लगते थे कि पता नहीं कहाँ से, और इतना सब कुछ यू कैन रीड एवरीथिंग अंडर द सन, बट एटलीस्ट यू कैन कवर दोज बेसिक थिंग। जैसे एंशियंट हिस्ट्री के थोड़े मुश्किल आ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि क्या आंसर है, बट ये जो आसान वाले टॉपिक्स हैं वो सब पढ़ के आते हैं, तो अगर वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो एटलीस्ट कवर दैट ईजी वंस फर्स्ट, उसके बाद थोड़ा एडवांस में जाओ टाइम के हिसाब से। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। हाँ, modern एंशिएंट मिडीवल से चलो अब सवाल नहीं कर पाए तो समझ में आता है, बट मॉडर्न हिस्ट्री के नहीं खराब होने चाहिए सवाल। तो देखिए प्रीलिम्स की हमने बात कर ली, आते हैं मेंस पर। तो आपने जैसे बताया कि आपने मेंस के लिए अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, क्या इसी तरह का कुछ आप लोगों ने भी किया था? एनी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज फॉर मेंस? सर मेरा यही था कि वो जो बेसिक बुक्स थी उनका रिवीजन बार बार, प्लस थीम बेस्ड। तो जैसे जो मेंस का सिलेबस था उसमें जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 इन सब के कीवर्ड्स लिखे हुए थे। जैसे रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एक कीवर्ड हो गया, प्रेशर ग्रुप्स आपका एक कीवर्ड हो गया, एसएचजीज, इकोनॉमी के में एक कीवर्ड हो गया, बजट। तो ये सारे जो कीवर्ड्स थे ना, इनको पहले अच्छे से कहीं लिख लो, इंटरनलाइज कर लो, अपने टेबल में सामने पेस्ट कर लो। उसके बाद पास्ट के 7-8 ईयर्स के मैंने क्वेश्चंस सारे अच्छे से देखे कि इन थीम्स पे कैसे क्वेश्चंस बना रहे हैं। फिर उस बेसिस पे मैंने अपना आई थिंक नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे हर चीज़ पे। जैसे फॉर इंस्टेंस एसएचजीज है, एसएचजीज का सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ है, एसएचजीज के लिए स्कीम्स क्या बनी हैं, पॉलिटिकल रोल क्या है, इकोनॉमिक। तो बेसिकली आपने उसको 5-6 डिमेंशंस में ब्रेक कर लिया एक पर्टिकुलर थीम को, जिस पे, और वो डिमेंशंस आपने कैसे डिसाइड करी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का ट्रेंड देख के। तो आई थिंक मेरे लिए मेंस में ये जो 4th अटेम्प्ट था, ये इसी में मैंने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी थी। उससे पहले मैं थोड़ा ब्लाइंड हार्ड वर्क कर रही थी कि बस रीड ज़्यादा कर रही थी, बट क्वेश्चन क्या डिमांड करे या पेपर क्या डिमांड करे उस पर फोकस नहीं कर रही थी। तो इस बार मैंने वही सारे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन देखे, एटलीस्ट 7-8 ईयर्स के मेंस के सारे कीवर्ड्स देके उनके थीम्स एक्सपैंड करके नोट्स बना लिए थे, और वो मुझे बहुत हेल्प किया था। बिकॉज आई थिंक अगर हम ये ना भी करें, हम लोग बेसिक बुक्स बार बार रिवाइज करते रहे, तो आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते हो, आपको विद इन 7 या 11 मिनट्स बेस्ड ऑन 10 मार्कर है या 15 मार्कर है, आपको उसके पॉइंट्स अच्छे से रिकॉल करने हैं, उनको पेपर पे उतारना है। तो वो आई थिंक उतना ज़्यादा फीजिबल नहीं है फॉर ऑल 20 क्वेश्चन अगर आपने पहले से थोड़ा सा काम उस पर करके नहीं रखा है। तो इसलिए मुझे ये थीम बेस्ड नोट्स इस बार काफ़ी हेल्प करे थे, और यही मेरा मेनली मेंस का स्ट्रैटेजी था। मेरा भी आई थिंक सिमिलर ही था। आई मेंस के लिए आई यूज़ टू टेक अ टेस्ट सीरीज़, और जैसे जैसे टेस्ट शेड्यूल था उसके हिसाब से आई यूज़ टू प्लान माई स्टडीज़। मेरी ज़्यादातर स्टडीज़ बीच में ही हुई है, क्योंकि आई वाज कभी ट्रेनिंग में थी या कभी बीच में थी, तो ज़्यादातर फोकस्ड ऑन दैट 2-3 मंथ्स उसमें। सो आई यूज़ टू जॉइन सम टेस्ट सीरीज़, उसके साथ साथ में पढ़ाई करती थी। एंड सिमिलरली सिलेबस का तो आई डोंट थिंक एनी टॉपिक यू शुड लीव। जैसे पेपर 1 में देखो सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म, इन सब के जो है एटलीस्ट यू शुड हैव अ ब्रॉड आइडिया कि एग्जाम्पल्स नोट कर लो उसके, कोई केस स्टडी आ रही है वो कहीं से, अगर न्यूज़पेपर में कुछ आ रहा है तो एटलीस्ट बाद में मैंने इस अटेम्प्ट में मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, पर पिछले उसके ही पढ़े हुए थे, तो मैंने उसको रिवाइज करा था रादर देन मैं उस और नई चीज़ें करूँ। तो मैंने लिमिटेड रखा था कि मैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लूँगी, और कुछ एग्जाम्पल होंगे, कुछ अलग चीज़, कुछ अच्छा डायमेंशन ऐड करने को होगा वो मैं उसमें ऐड कर लूँगी बस। बट मैंने बस इस बार तो इवन दिस सजेशन आई गिव कि मुझे, मेरे हिसाब से तो क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उसको थोड़ा सा सोचो, नॉट जस्ट रोट लर्न या ब्लाइंडली आप बस उसको पढ़ लो और उसको बस उतार के आ जाओ वहाँ पे। बट व्हेन यू एक्चुअली, जैसे एसएचजीज का है, व्हेन यू एक्चुअली इंटरनलाइज कि एसएचजी एक्चुअली में बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे अभी हम ट्रेनिंग में देख रहे हैं कि द वंडरफुल वर्क दे आर डूइंग, एंड व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग, जब आपका अंदर से इंटरेस्ट आता है ना, जब आप फिर वो आंसर में लिखोगे, वो इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट होता है कि आपने एक्चुअली में बहुत अच्छे से पढ़ा, आपने समझा है एसएचजी का काम। सिर्फ आप ये लिख दोगे एसएचजी अब बनी थी, एसएचजी इज अ कलेक्टिव ऑफ वुमेन जो कि पुअर रूरल हाउस होल्ड्स हैं, बट व्हेन यू एक्चुअली सी देयर वर्क, व्हेन यू एक्चुअली नो अबाउट देयर वर्क, जब आप उसके बारे में कुछ आपके अंदर इंटरेस्ट आता है ना, तब वो आपके आंसर में अलग ही क्वालिटी मुझे लगता है। जैसे अभी मैं अगर वही आंसर में लिखूंगी ना, अब मैं एक्चुअली में जो मैंने देखी है चीज़ें, जो मैंने पढ़ी हैं, वो बहुत अच्छी से आएंगी उस चीज़ को, रादर देन जस्ट कि मैं बुकिश
नॉलेज सिर्फ लिख रही हूँ आंसर में. सो दैट इज़ वन सजेशन कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो उसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, कि वो एक्चुअली में, बिकॉज वो बहुत ही आप आगे भी जाके देखोगे दे प्ले अ वेरी गुड रोल. जो सिलेबस भी है मुझे बहुत अच्छे तरीके से लगता है कि बहुत अच्छे से क्यूरेट होके बना है, बिकॉज इट कवर्स अ होल लॉट ऑफ स्पेक्ट्रम. तो उसको बस इंटरेस्ट के साथ पढ़ो और उसको रिवाइज करते रहो, उस पर क्लियर रहो कि ये चीज़ें हैं, एंड आई थिंक इट विल समहाउ इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर ऑल्सो. मैम मैंने थोड़ा अलग चीज़ें भी की थी इस बार. सो द थिंग वाज, मैंने जैसे मेंस के नोट्स तो बनाए थे, वो एक बार बना दिया मैंने, उसको मतलब बस पढ़ा, उस पर कोई ऐड ऑन कोई एडिशन कुछ नहीं. बट मैंने बहुत फोकस किया था आंसर राइटिंग पे. मतलब मैंने बहुत टाइम लिया था ये सोचने में कि हर एक आंसर कैसे होना चाहिए. तो लाइक कि कैसे क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन है उसमें 4 सब पार्ट है, उसको मैं कितने 8 सब पार्ट्स में डिवाइड कर पा रही हूँ. तो मेरे हेडिंग्स 8 सब पार्ट में बन जाते थे. हेडिंग्स के बाद मुझे उसको कैसे आंसर करना है. इवन काफ़ी क्वेश्चंस, बहुत करंट अफेयर्स के काफ़ी वेग क्वेश्चंस भी आते हैं, बट उनको भी कैसे आंसर करना है का एक फ्रेमवर्क मेरे माइंड में रहता था. सो आई हैड मेड अ लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स टू आंसर जनरल क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन. लाइक अगर मैं शेयर करूं तो जैसे सिक्योरिटी आता है, अगर आप हमारा वाले ईयर का पेपर देखेंगे 2021 वाला, उसमें आई थिंक 5-6 क्वेश्चन आए थे सिक्योरिटी पे, एंड 6 में से 5 क्वेश्चन वर ऑन मेजर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन. इट वॉज नथिंग बियॉन्ड दैट. 5 क्वेश्चंस में वही था, एंड दिस आई गॉट टू नो ओनली बिकॉज मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस देखा और सब में यही पूछते थे. टेररिज्म है तो मेजर्स टेकन, क्रिप्टो करेंसी है मेजर्स टेकन, इज इट मनी लॉन्ड्रिंग, मेजर्स टेकन. तो मेजर्स टेकन के लिए मेरे पास एक फ्रेमवर्क था, लाइक इन माई माइंड. आई स्टिल रिमेंबर द निमोनिक आई मेड इट, लाइक PLIGCC, कि पॉलिटिकल वो क्या है, लीगल स्टांस क्या, इंस्टीट्यूशंस क्या बने हैं, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स क्या है, सिविल सोसाइटी ने क्या किया है, सिटीजन क्या कर सकते हैं. तो दिस वॉज इन माई माइंड, एंड मेरा आंसर सीधा यही आता था कि मेरी सब हेडिंग्स भी यही थी, political measures, legal measures, institutional measures, governance measures. So I could like literally list down in a matter of seconds. So this gives you space to answer those questions जिसमें दिमाग लगता है, because these are routine questions. So I had made such frameworks for I think everything, कि बहुत जल्दी रिवाइज हो सकता था. तो इन दी एंड रिविजन के लिए भी मेरे पास लाइक 2 पेज नोट्स थे. मतलब सिक्योरिटी का मेरे पास 1 पेज था, मॉडर्न हिस्ट्री के 2 पेजेस थे, बस इतने में हो जाता था. क्योंकि आंसर राइटिंग में बहुत फोकस था कि कंटेंट हमने पढ़ लिया है, वो दिमाग में है, वो कहीं नहीं जाएगा, बट टू पुट इट इनटू द पेपर वाज अ चैलेंज फॉर मी. इसलिए मैंने इस पे बहुत काम किया था. ये आपका निमोनिक एक बार रिपीट कर देंगे, वरना लोगों को वापस बैक जाकर देखना पड़ेगा. रिप्ले करना पड़ेगा. ऐसे बहुत सारे थे, ये जस्ट टॉप ऑफ माई माइंड पे था. तो मैंने जैसे बनाया था PLIGCC, दैट वाज लाइक पॉलिटिकल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, गवर्नेंस मेजर्स, सिविल सोसाइटी एंड सिटीजन मेजर्स. तो ऐसे कुछ था. कुछ एक और था जैसे AAA करके मैं लिखती थी. ये भी बता दो अब नाम क्या है. वरना सब क्वेश्चन करते रह जाएंगे. मतलब मैं बस बोल रही हूँ कि everyone can have their own ways. तो जैसा कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मुझे लगता था कि गवर्नमेंट स्कीम आ रही है तो ये उसका फ़ायदा क्या होगा. इट विल मेक समथिंग मोर अफोर्डेबल, मोर एक्सेसिबल, मोर इक्विटेबल, मोर टेक फ्रेंडली, इट विल बी लीगली करेक्ट. तो ऐसे मेरे पास ये निमोनिक इसलिए बन गया था कि कुछ नहीं पता कि गवर्नमेंट स्कीम क्या करेगी, तो एटलीस्ट इन डायमेंशंस पे मैं उसको एक्सपैंड कर पाऊंगी. सो समथिंग लाइक दैट. बी प्रिपेयर्ड. आपके पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आने वाले हैं कि मैम अपने नोट्स आप शेयर कर दो या निमोनिक शेयर कर दो कहीं ना कहीं. सारे फ्रेमवर्क्स. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है. मतलब इस तरह से देखिए, इनोवेटिव चीज़ें जब आप टॉपर्स से सुनते हैं, उन्होंने क्या किया है, सक्सेसफुली क्या चीज़ करी, उसे आप भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो. हो सकता है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, और जो दूसरों ने गलतियाँ करी है उनसे भी सीखो. तो मैं अब गलतियों पर आता हूँ. प्रीलिम्स और मेंस में आप लोगों ने कोई ऐसा ब्लंडर किया हो जो आपको लगता है कि दूसरों को नहीं करना चाहिए, कि ये ठोकर खा के हमने सीखा एंड ये दूसरे ना करें. एनी एक्सपीरियंसेस लाइक दैट? तो जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें मेरा नहीं हुआ था, तो आई हैड फोकस, मतलब बिल्कुल स्टार्ट ही किया था, एंड 7 मंथ्स में प्रीलिम्स था, तो स्टार्टिंग टू 7 मंथ्स में ही था. तो एक तो सारा फोकस थोड़ा मुझे लगता है प्रीलिम्स पे चला गया, एंड मेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ऑप्शनल इल प्रिपेयर्ड था. और मेंस के लिए भी इन द एंड सब कुछ कर लिया था, वही आंसर राइटिंग नहीं थे. तो क्योंकि मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, दैट इज़ वाई नेक्स्ट टाइम माई फोकस इज़ नॉट ऑन द कंटेंट, इट वाज ऑन हाउ टू पुट इट इनटू द आंसर शीट. मेरा पेपर छूट गए थे मेंस में, लाइक इन द फर्स्ट टाइम. सो आई थिंक हर पेपर में से 30 मार्क्स का तो पेपर ही छूट गया. उसके बावजूद काफ़ी ठीक ठाक नंबर आ गए थे, बट मतलब जस्ट क्योंकि मेरे 30 मार्क्स था, एवरी पेपर में ही क्वेश्चन छूट जा रहा है, तो आई वाज लाइक कि कैसे ही होगा. तो टू हाउ टू थिंक फास्ट, राइट फास्ट, इसलिए मैंने वो अपनी स्ट्रैटेजी नेक्स्ट टाइम में फिर ऐसे करी. तो एक तो ये कि पेपर नहीं छोड़ना है, लाइक राइट,
ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन आपका इतना अच्छा हो कि उसमें 100 on 100 मिल जाए और दूसरे क्वेश्चन में 0 आ रहा है. मतलब बैलेंस इट आउट, राइट इन एवरी क्वेश्चन, राइट इन एवरी लाइक पेपर. एंड कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जा सकते. लाइक जैसे मैंने ऑप्शनल, आई वाज लाइक ठीक है बाकी सब तो कर ही लिया ऑप्शनल, तो ऐसा नहीं होता. यू हैव टू फोकस ऑन एवरीथिंग, cover the entire syllabus. So I think these two things is what I learned. आई थिंक सिमिलरली ये चीज़ें तो है ही कि कवरिंग द इंटायर सिलेबस, बट थैंकफुली मैंने किसी भी टाइम पे ऐसे नहीं करा था कि मैंने थोड़ी चीज़ चाहे बहुत अच्छी ना करी हो बट एवरेज लेवल पे तो सबको पहुंचा ही दिया था कि थोड़ा बहुत बेसिक्स तो मुझे हर चीज़ की आएंगी, कि कुछ कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट. पेपर छोड़ने का ना छोड़ने का तो ये तो आई थिंक बचपन से इतने एग्जाम्स दे के पता चल जाते हैं कि छोड़ना है कुछ नहीं है कभी भी, कि कुछ जितनी भी बेसिक नॉलेज होगी बहुत जनरली लिख के आ जाओ, बट एटलीस्ट 1 नंबर मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा, कुछ तो मिलेगा. तो वो चीज़, बट एक चीज़ मैं बहुत एम्फेसाइज़ करूँगी क्योंकि ये मैंने गलती की थी कि मैंने बहुत स्ट्रेस ले लिया था पहले अटैम्प्ट के बाद. आई टुक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कि पता नहीं क्या प्रूफ कर रही थी, बट मुझे लग रहा था द नंबर ऑफ आवर्स आई पुट इन बहुत ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट आएगा, एंड इट नेवर हैपन्स. तो मेरी क्रिएटिविटी, जो मैं आंसर बहुत अच्छे से लिख सकती थी वो मैं अच्छे से नहीं लिख पाई. एग्ज़ाम से पहले मुझे अच्छे से नींद ही नहीं आई, और वो उसका असर फिर आपके एग्ज़ाम पे आता है. इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, इफ़ यू आर नॉट ईटिंग वेल, तो आपका फिज़िकली मेंटली हेल्दी रहना भी उतना ही ज़रूरी होता है, और वो रिफ्लेक्ट होता है आपके जो आप रिज़ल्ट देखते हो उसमें. तो यही मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि थोड़ा सा, जैसे पढ़ाई कर रहे हो बट थोड़ा सा टाइम एक्सरसाइज के लिए भी निकाल लो, थोड़ा सा आप दोस्तों से बात कर सकते हो, ऐसा भी नहीं होना है कि बिल्कुल कट ऑफ हो जाना है सबसे. ऑफ कोर्स डिस्ट्रैक्शंस कम से कम रखना, बट हैव दैट इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ, मतलब उसको भी बैलेंस में रखना है कि बिल्कुल ही ड्रेन आउट नहीं हो जाना है कि इतना घुस गए कि अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. बिकॉज अल्टीमेटली यू आर इम्पॉर्टेंट. I'll say you are important, more important than exam also. मतलब if you are not keeping yourself healthy, तो आप it's you're putting your own life to waste. So I'll say कि balance रहना. Ultimately it's an exam and you enjoy what you're doing. Result आया तो it's very good. It's luck based exam also. ऐसा नहीं होता कि if you're putting 100% तो हमेशा उसका आएगा ही result. तो ऐसा नहीं होता. But ultimately you'll be satisfied in yourself कि आपने अपना ख्याल रखा उस चीज़ में. तो मैं तो यही बोलूँगी कि अपना ख्याल रखना, अच्छे से करना, मज़े में करना. रिज़ल्ट आया तो वेरी गुड, नहीं भी आया बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू वर्कड हार्ड, और आगे बढ़ जाना. फिर उससे डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट दैट यू विल हैव टू मूव ऑन. दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़, एंड यू विल डू गुड इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इफ़ यू कीप योर सेल्फ इन अ गुड शेप. तब आप आगे बढ़ोगे, यहीं नहीं बढ़ोगे तो कहीं और बढ़ोगे. But I think that's an important learning for me. Surbiya? मैम सबसे पहले तो आई थिंक सिमिलर टू व्हाट सोनाली सेड कि ये एग्ज़ाम एक्चुअली द एग्जामिनर डजंट नो कि आपको कितना पता है, आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना आता है. दे विल ओनली नो आपने एग्ज़ाम पेपर में जो आप लिख के आए हो. तो 3 hours 20 questions लिखे नहीं है तो कितनी भी नॉलेज है उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो पहले 3 अटैम्प्ट में मैंने यही गलती की थी कि मैं बहुत ज़्यादा एज इन रीड कर रही थी, और मुझे लग रहा था कि जो मैं रीड कर रही हूँ वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब मेरे आंसर शीट्स में दिख जाएगा कि ये भी पता है, ये भी पता है, वो भी पता है. बट ऐसा नहीं होता. यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज. आपके पास 7 और 11 मिनट ही हैं, तो आपको स्पेसिफिकली वो एग्ज़ाम फोकस्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे. आंसर्स लिखने के लिए आई थिंक मैंने 3rd अटैम्प्ट से पहले आंसर्स लिखे ही नहीं थे. एक तो फियर था बहुत ज़्यादा कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करूँ, एग्ज़ाम में हो जाएगी, और दूसरा यही लगता था कि अभी रीड कर लेती हूँ, इनफ नॉलेज हो जाएगी तब मैं लिखना स्टार्ट कर दूँगी. तो जब तक हम लिखना नहीं स्टार्ट करते हैं हमारी इंप्रूवमेंट ही नहीं होती है, बिकॉज हमें लगता है हम एग्ज़ाम में सब लिख देंगे जो आता है, बट वो 7 मिनट्स और 11 मिनट्स पे प्रॉपर फ्रेमवर्क जैसा इन्होंने बोला उसके साथ रिप्रोड्यूस कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, नो मैटर आपको कितना भी डर लग रहा है आंसर राइटिंग से, या कितना भी लग रहा है बिना आंसर राइटिंग के आप अच्छे से कर पाओगे. तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट सॉल्विंग प्रैक्टिस, क्योंकि इवन दो आपको उसमें भी आता हो आपको ऑप्शंस कंफ्यूज करेंगे, आप ओवरथिंक करोगे. मतलब बेसिकली आप जब तक अपने आप को एग्जाम एनवायरनमेंट में टेस्ट नहीं कर रहे, यू डू नॉट नो क्या गलत हो सकता है और क्या गलतियाँ कर सकते हो. तो नंबर 1 यही है. और नंबर 2 वेरी करेक्टली जो उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम का डर, तो आई थिंक मैंने ये एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ बना लिया था, और बहुत ज़्यादा
हार्ट पे ले लिया था इसके फेलियर्स को, तो उसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था और एफिशिएंसी पढ़ाई की कम हो रही थी. आई थिंक फोर्थ अटेम्प्ट में आई सराउंडेड माई सेल्फ विद पीपल जो मुझे कंटिन्यूसली फीड करते थे कि दिस एग्जाम इज़ नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ. इसमें फेल हो भी गया तो मेरे पास और बहुत सारे डोर्स ओपन हैं जो मैं ट्राई कर सकती हूँ. और वो दिमाग में सेटिस्फैक्शन होना दैट दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ हेल्प्ड मी टू बी मोर काम. अब अच्छे से अपनी गलतियाँ एनालाइज कर पाऊँ, कहाँ मैं गलत हो रही हूँ ये देख पाऊँ. तो आई थिंक इन दोनों का जो आंसर है मैं उसी से कंसीड करूँगी. एंड आई थिंक वन मोर थिंग आई विल ऐड कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो बहुत अच्छे से सो के जाना, मतलब क्योंकि जितना हमने पढ़ा होता है उसका उल्टा हो जाता है. नहीं तो जितना मतलब उतना भी नहीं लिख पाते जितना आपको पता है. आपको लगता है कि 1 घंटा चलो और रिवाइज कर लिया तो बहुत अच्छा लिख के आ जाएंगे, बट आई थिंक 1 डे बिफोर एग्जाम यू शुड जस्ट स्लीप, जस्ट कीप काम और सो जाओ बस आराम से. अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, सिंस आप दोनों ने ही कहा कि स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि चारू में आई थिंक चारू सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड होके शायद एग्जाम दे रही थी, बिकॉज आपने जैसे कहा कि फुल एफर्ट डालना, पूरी मेहनत करना, फिर नहीं भी हुआ देन मूव ऑन, जैसे कि आपने बताया. दैट्स वेयर माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ प्लान बी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे समझना है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लान बी, क्योंकि यूपीएससी इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग एग्जाम. एंड आप लोगों का प्लान बी क्या था? लाइक हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्लान बी? एक्चुअली मैंने प्लान बी कभी सोचा ही नहीं. मैं उसी उसमें थी कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद क्या होगा तब देखेंगे, उसके बाद देखेंगे. अब आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले हाँ, लिया, तो प्लान बी सोचने का मौका नहीं मिला. थैंकफुली कि वो बैकअप था, वो सिक्योरिटी, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आई नो कि अगर वो नहीं होती, मतलब दीज आर द मतलब प्राइम ईयर्स यू आर गिविंग इन टू दैट एग्जाम्स, और अगर वो नहीं होता यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. नहीं तो आप पेरेंट्स पे कब तक डिपेंडेंट रहोगे या किसी और पे. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट थैंकफुली वो सिक्योरिटी थी एंड दैट हेल्प मी अ लॉट कि मैं कामली, और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही सजेशन दिया था कि डोंट वरी, अगर नहीं होता कोई बात नहीं, यू हैव अ जॉब, तो इट डजेंट मैटर. बट उसके अलावा अगर ये नहीं होता देन आई वुड हैव गिवन, जैसे MBA का, देन आई वुड हैव गॉन फॉर एन MBA. पर ये था कि उस टाइम पे मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि प्लान ए प्लान बी क्या करना है. मेरे सामने मेरी बुक्स पड़ी हुई थी, मैं उसके लिए था. एग्ज़ाम इतना कभी टाइम मिलता भी नहीं था कि मैं सोचूं क्या है. मेरे लिए बस दैट मोमेंट आई वाज जस्ट यूटिलाइजिंग टू द बेस्ट. उसके बाद रिजल्ट नहीं आएगा, देन आई टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा उससे नहीं आया और थोड़ा दुख होगा, उसके गम से थोड़ा बाहर निकलेंगे, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा उसको करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे. बट आगे बढ़ना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट रहता है. एक्चुअली हम बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा देते हैं एग्ज़ाम से कि हमारी कुछ बदल जाएगा, बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज हो जाएगी, और हो भी जाती है. मतलब इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस सर्विस. तो बट उसके अलावा भी आई थिंक अल्टीमेटली आपको इट्स ऑन यू, आप कहीं भी जाके बहुत अच्छा कर सकते हो. तो एंड यू हैव टू मूव ऑन, दैट्स व्हाट लाइफ इज़. तो वो इम्पॉर्टेंट रहता ही है. बट फॉर ऑफकोर्स फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ, बी फोकस्ड ऑन वॉट यू आर डूइंग, जस्ट इन्जॉय वॉट यू आर डूइंग. आगे ठीक है, हो सकता है कि ना हो कि ना रिज़ल्ट आए, वो तब सोच लेना. रिज़ल्ट के बाद थोड़ा ब्रेक लेके दिमाग थोड़ा फ्रेश करना, उसके बाद सोच लेना. अभी के लिए पढ़ो और इन्जॉय करो उस प्रोसेस. अभी का जो प्रोसेस है उसको तो इन्जॉय करो, आगे क्या होगा आगे देखेंगे. फिर जब रिजल्ट आ जाए तब सोचना है प्लान बी क्या करना है. हाँ, उसके बाद एक्चुअली देन थोड़ा सा ब्रेक लेना. आई विल सजेस्ट, मैं अगर होती उस पोजीशन में तो मैं यही लेती, थोड़ा ब्रेक लेती. उसके बाद मैं सोचती कि चलो एग्ज़ाम हुआ, नाउ फुल स्टॉप टू दिस, अब नेक्स्ट फेज़ में जाओ. पर अभी मैं प्रोसेस के वक्त नहीं सोचूंगी कि मैं नेक्स्ट फेज़ में क्या हूँ. अभी मैं उसी फेज़ में रहूँगी. फिर अभी जिस फेज़ में हूँ आई विल एन्जॉय दैट प्रोसेस. उसके बाद नहीं होता है देन आई विल पुट अ फुल स्टॉप ऑन टू दैट. फिर मैं स्विच ऑफ, फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगी, फिर मैं आगे ही देखूँगी सिर्फ कि अब मुझे आगे बढ़ना है बस. तो सुरभि, आपका भी सिमिलर थॉट्स था या डिड यू हैव अ प्लान बी? मैम आई डेफिनेटली हैड अ प्लान बी. तो मेरे दिमाग में यही था कि अगर ये इनफैक्ट एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई हैड दिस इन माइंड कि मैं 3 ही अटैम्प्ट्स दूंगी. अगर नहीं हुआ तो उसके बाद फिर मैं एकेडेमिया में चले जाऊंगी. बेसिकली मुझे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा था उसमें PhD करके फिर उसी में आगे मैं कुछ परसू करूँगी.
तो एक तो यही तो प्लान बी हमेशा था, बट डिस्पाइट दैट प्लान बी एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत था, आई थिंक बिकॉज मैंने कॉलेज के जस्ट बाद ये एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करने का डिसाइड कर लिया था। तो आई थिंक वहाँ पे ये प्लान बी और एक कॉन्फिडेंस का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अगर शायद मैंने जॉब की होती या कुछ और बीच में किया होता तो वो एक थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन या कॉन्फिडेंस होता कि सो मैं एक स्टूडेंट फेज से अनदर स्टूडेंट फेज में जंप कर गई थी। मैंने बीच में मैं प्लेसमेंट पे बैठी नहीं थी, तो मैंने वो जो जॉब का स्ट्रेस होता है या वो जॉब सर्कल कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। मास्टर्स पीएचडी वगैरह की एप्लीकेशंस कभी देखे नहीं थे, भरे नहीं थे। तो ऑल्दो प्लान बी था, पर वो प्लान बी तक जाना कैसे है वो सोच के बहुत डर लगता था, जिसकी वजह से आई थिंक प्लान बी होते हुए भी उतना ज़्यादा था नहीं, और उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस था और सब कुछ था। तो आई थिंक एक प्लान बी होना लोग बोलते हैं कि ख़राब भी हो सकता है बिकॉज आपको एग्ज़ाम से डिस्ट्रैक्ट करता है, कुछ लोग बोलते हैं मेंटली सेटिस्फाइंग भी होता है, बट मुझे लगता है कि आपको ना एक सेट अपने दिमाग में कर लेना चाहिए कि 2 अटैम्प्ट्स देने हैं या 3 देने हैं, उसके बाद अपने प्लान बी पे शिफ्ट होना है। Many people do it in their 4th, 5th, 6th subsequent attempts, लेकिन for me per se अगर मैं ये एग्ज़ाम इस बार में नहीं निकाल पाती और अगले बार भी कंटिन्यू करते रहती तो मेरा मेंटल हेल्थ बहुत सफ़र करता, और आई थिंक वही मतलब खुद को एग्ज़ाम से ऊपर रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता। तो प्लान बी आई थिंक उस सेंस में बहुत इम्पोर्टेंट है। सोनाली? मैम मेरा तो प्लान भी हर 2 हफ्ते पे चेंज होता था तो एज आई सेड, एज एवरीवन सेड कि मेंटल हेल्थ वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा हमेशा थोड़ा बैलेंस था, क्योंकि मैं बास्केटबॉल खेलती थी, मैं फ्रेंड्स के साथ जाती थी, सब कुछ करती थी, तो लोगों से मैं बहुत कांटेक्ट में थी, तो लोगों से ओपिनियंस भी मिलते रहते थे, तो मेरा प्लान भी शिफ्ट होते रहते थे। सो बट वैसे स्पीकिंग सीरियसली ना, मतलब ये था कि मैंने सोचा था कि कुछ नहीं होगा तो आई कैन गो बैक टू माई जॉब, कुछ नहीं होगा तो आई ऑल्सो थॉट कि आई विल डू लाइक यू नो फ्रीलांसिंग, एंड आई डिड फ्रीलांसिंग फॉर अ वाइल। बीच में एग्जाम प्रेप करते टाइम लाइक जॉब छोड़ दिया था, बट देन आई हैड एन एजुकेशन लोन, तो कभी कभी फ्रीलांस भी कर दिया लाइक फॉर अ स्टार्टअप। फिर मैंने अन अकेडमी का री-लेवल है, उस पर क्लासेस भी ली है फॉर दैट क्योंकि लोन वोन देना था, तो वो सब भी किया है। बीच बीच में मेरे चेंजेस होते रहे। फिर देन एक बार ग्रुप ऑफ पीपल वर डिस्कसिंग अ स्टार्टअप, तो मैं उसमें भी थोड़ा इन्वॉल्व हो गई थी, तो मेरा शिफ्ट होता रहता था। एंड इट ऑल्सो गेव मी सम कॉन्फिडेंस बीच बीच में कि कुछ नहीं हुआ था, हाँ देखो ये हो रहा है। लाइक आई यूज्ड टू गिव जॉब इंटरव्यूज ऑल्सो, तो जॉब इंटरव्यू भी हो जाता था, तो फिर होता था कि देखो जॉब इंटरव्यू हो गया, एंड देन फिर मैं उनको बोलती थी कि प्लीज़ होल्ड करो, अभी मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। तो कॉन्फिडेंस भी मिलता रहता था, प्लस फोकस था। तो प्लान भी था भी और नहीं भी था, कुछ कॉन्क्रीट नहीं था, बट था कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बट यू हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, तो काफी चीजों में आपने काम किया और एक्टिवली आप देख भी रहे थे कि उस दिशा में चले जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो बस ये उस बेसिस के लिए था कि कॉन्फिडेंस है कि नहीं होगा तो ऐसा नहीं है, आई एम नॉट लेफ्ट टू फेंड फॉर माई सेल्फ, कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कोई जॉब हो जाएगा, स्टार्टअप हो जाएगा, फ्रीलांस हो जाएगा, एनीथिंग हो जाएगा, मतलब कुछ भी हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा दैट आई बी ऑन द स्ट्रीट्स, यही नहीं था। तो वो कॉन्फिडेंस था, बट एज सच कोई ऐसे कॉन्क्रीट प्लान भी नहीं था कि इस टाइम में नहीं होगा तो यही करना है, ऐसा नहीं था। तो बट मेरा इस इवन तो सेकेंड अटैम्प्ट ही था, मेरा थोड़ा हो गया था कि अब और नहीं देना, मैं लाइक द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर मी इज़ वेरी हाई। तो एक्चुअली आई स्टार्टेड ऑन बोर्डिंग बैक टू गोल्डमैन में, वापस अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था वो सब हो गया। अच्छा, रिजल्ट्स के पहले ही? हाँ मतलब उसका रिजल्ट आ गया था, मेंस का आ गया था, इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के बाद मैनेजर ने बोला नहीं कि हाँ आ गए वापस यूपीएससी लेके? नहीं, वो काइंड ऑफ अच्छे थे, तो लाइक फिर रिजल्ट वाले दिन आपने भेजा होगा कि देख लो आईएएस में नाम आ गया है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपने पहले जॉब कर रखा है, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प। जैसा कि हम सोनाली जी के एग्जांपल से देख रहे हैं कि अच्छा वर्क एक्स, एक अच्छी कंपनी में अच्छी डिग्रीज, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और कॉन्फिडेंस आता है, सबसे बड़ी बात, बहुत बढ़िया आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है इफ़ यू हैव अ गुड एजुकेशनल एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो फाइनली मेरा एक सवाल आप लोगों से रहेगा इंटरव्यू से रिलेटेड। इंटरव्यू को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, कोई एक ऐसा पॉपुलर मिथ जो आपने भी सुना था लेकिन जब इंटरव्यू दिया तब पता चला कि ये तो बिल्कुल ही गलत है? एक्चुअली मैंने इस बार कोई भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, मतलब एक दिया था ऑनलाइन, बट मेरा मॉक इंटरव्यू से तो बिल्कुल ही उठ चुका है विश्वास, बिकॉज मतलब आपको बहुत, इट्स एक्चुअली वेरी कैजुअल कॉन्वर्सेशन, अगर इट्स लाइक जस्ट लाइक द कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग राइट नाउ, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो आपको इतना
प्रेशर लोड लेने की उसमें ज़रूरत है नहीं, तो वो बस आपके बारे में पूछ रहे हैं बस कि आपने काम क्या करा है, थोड़े से ऑप्शनल से क्वेश्चन आते हैं, थोड़े जनरल करंट अफेयर्स के, एंड जस्ट लाइक दैट. सो जस्ट टेक इट. आई वुड पहले जैसे फर्स्ट टाइम में मैंने दिया था वो जस्ट स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज, तो मुझे बहुत डरा दिया था कि ऐसे होगा, ऐसे चल के जाना, ऐसे देखना, सबकी तरफ देखना और ऐसे ग्रीटिंग करना. तो आई वॉज वेरी स्केर्ड, पता नहीं क्या होने वाला है. बट देन आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम जब मैं इंटरव्यू में गई थी एंड इट वॉज सच अ गुड कॉन्वर्सेशन. मतलब दे वर सो फ्रेंडली कि वो ऐसे बोले चारू आओ बैठो बताओ क्या चला था कॉलेज में. मतलब इट फेल्ट लाइक कि बस ऐसे ही बस बातें हो रही है. एंड so I think we should just take it that way. मतलब आप you put your best foot forward, you be confident in yourself, but ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड ऑल्सो आई थिंक इंटरव्यू थोड़ा सा लक बेस्ड होता भी है, पता नहीं होता, बट जस्ट एट दैट मोमेंट जस्ट इन्जॉय दैट कॉन्वर्सेशन और आराम से बात करो, थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा आराम से, नर्वस नहीं होना. इट्स ऐसे ही मतलब बातचीत की तरह. एंड एक्चुअली योर थॉट्स बहुत अच्छे से आएंगे. अगर आप बहुत प्रेशर में जाओगे ना कि उनके ऐसे हमें बोलना है वैसे बोलना है, तो आप खुद ही अपने थॉट्स में कंफ्यूज हो जाओगे. तो थोड़ा अच्छे से कामली बोल के आ जाओ, हंसी खुशी बोल के आ जाओ, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. सुरभि जी, आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर एक्सपीरियंस तो आई थिंक मैं जब इंटरव्यू बोर्ड से निकल के गई थी तो आई वॉज हैप्पी. मतलब मैं सेटिस्फाइड थी कि अच्छे हुए. मार्क्स में ऑल तो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, थोड़े कम थे. सो बट एक मिथ आई थिंक आई डोंट इवन नो कि अभी मिथ ये है भी या नहीं. बट तो जब ये मेरा फर्स्ट ही इंटरव्यू था, तो जब इंटरव्यू कॉल आई थी तो मेरी फैमिली ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड थी. तो उनको लगता था ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मुझे बताते थे. तो दे यूज्ड टू टेल मी कि तू बहुत एब्सेंट माइंडेड है, और एब्सेंस मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं. वो पूछते हैं कि इतनी स्टेयर्स चढ़ के आए हो. आई थिंक वही बहुत सारे मिथ्स आई थिंक वो इंडियन फैमिलीज में सर्कुलेट होते रहते हैं. तो वैसा नहीं है, मतलब वो इतने वियर्ड क्वेश्चन नहीं पूछते. वंस इन अ वाइल कभी पूछ लेते होंगे, बट इन जनरल वो एक बहुत ही लर्नेड कॉन्वर्सेशन होती है. और जैसे चारू ने बोला, एक फ्लो में चलती है. वो आपकी अलग अलग चीज़ें टेस्ट करते हैं. तो बहुत ही रैंडम वियर्ड क्वेश्चन जिनके क्लिप्स बनते रहते हैं वो नहीं पूछते हैं. कितनी सीढ़ियां चढ़कर आए वो सब आई डोंट वो थिंक. सब नहीं हाँ पूछते. आपके लिए सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ अगर आपको याद है फ्रॉम योर इंटरव्यू स्टेज? मैम एक्चुअली मेरा पूरा इंटरव्यू थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लाइन्स पे था. मेरा पूरा ही इंटरव्यू मेरी होम स्टेट पे था, जो कि पंजाब है. मेरे डैफ में मेरी हॉबीज़ में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, मैं एक्सपेक्ट करी थी उससे होगा, बट कुछ भी नहीं था. तो एवरीथिंग वाज ऑन पंजाब. तो बहुत ही मोनोटोनस आई थिंक स्मूथ सा इंटरव्यू था. देयर वाज Did नथिंग. they ask about economy of Punjab or Nothing. security situation, anything like that? हाँ, so they asked about the security situation. उस टाइम पे BSF का जो jurisdiction है पंजाब के extended. बॉर्डर्स पे एक्सपैंड किया था. तो उस पे पूछा था मेरा व्यू क्या है. सिमिलरली जलियांवाला बाग जो है उसको रिन्यू किया गया था, रेनोवेट किया गया था. तो उस पे आई थिंक कुछ इशू हुआ था, उस पे पूछा गया था. तो और फिर एग्रीकल्चर वाला इशू. तो पूरा ही पंजाब की वेरियस इश्यूज़ पे था. Okay, but that is expected. मतलब होम स्टेट पे तो सवाल हाँ, पर बट पूरा ही उसी पे ऑल हो ऑफ गया. इट वाज ऑन माय होम स्टेट. वो बस इतना एक्सपेक्टेड. तो जस्ट फॉर अ सजेशन, जैसे कि अगर कोई नए एस्पिरेंट्स है जो ये देख रहे हैं अभी, अगर होम स्टेट पे ही ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं, जैसे आपने कहा देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द होम स्टेट, कैसे आंसर करना वुड बी अ सजेशन फ्रॉम यू, लाइक व्हाट वुड बी अ गुड वे ऑफ आंसरिंग, बिकॉज आप कंप्लीटली नेगेटिव भी नहीं बोल सकते, कंप्लीटली पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते, बट यू हैव टू टेक अ स्टैंड ऑल्सो. सो जस्ट एन एग्जाम्पल, कैसे, हाउ वुड यू आंसर दैट? मैम आई थिंक वो जैसे हम डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जितना पढ़ते रहते हैं तो हमारा एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन फॉर्म हो ही जाता है चीज़ों पे. जस्ट दैट कि वहाँ पे आपको अपने आप को एक ब्यूरोक्रेट की चेयर में इमेजिन करके आंसर करना है. तो जैसे अगर वो BSF का जुरिस्डिक्शन एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं, तो दे आर आस्किंग कि पंजाब की पुलिस को या पंजाब को प्रॉब्लम है बट सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है, तो आपका क्या व्यू है. तो आपको एज अ ब्यूरोक्रेट ही सोचना है कि सिक्योरिटी भी आपको चाहिए, कि सिक्योरिटी पे कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन आपको फेडरलिज्म है तो स्टेट को साथ में भी लेके चलना है. तो कोई अग्रेसिव अप्रोच नहीं लेनी है, कंसेंसस बेस्ड लेनी है, लेकिन एंड ऑफ द डे सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी. तो वही है कि आप ब्यूरोक्रेट की चेयर में बैठ के सोचेंगे तो मोस्ट क्वेश्चंस पे आप एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन दे पाएंगे. दैट इज़ ऑल आई थिंक. दैट ग्रेट. सोनाली, आपका एक्सपीरियंस? मैम पहले तो जो मिथ है, तो मेरे माइंड में ऐसा था कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और सारे इंटरव्यूज़ मेरे बहुत अच्छे गए हैं इससे पहले. लाइक कॉर्पोरेट इंटरव्यूज़ हो गए, IMA सिलेक्शन वाले इंटरव्यूज़ हो गए, जॉब इंटरव्यूज़ हो गए, एंड मेरे हमेशा ही इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे रहे. तो मेरे को ऐसा था कि इंटरव्यू तो हो जाएगा.
बट देन तो मैंने प्रेप नहीं किया और फिर लिस्ट आ गया और लिस्ट में मेरा फर्स्ट डे इंटरव्यू था एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एंड आई थिंक 8-10 दिन ही बचे थे एंड देन आई स्टार्टेड टू आउटसोर्स माई इंटरव्यू प्रेप टू अदर पीपल कि प्लीज़ मुझे इन्फो निकाल के दो कि इसको कैसे करना है. सो आई वॉज वेरी अनप्रिपेयर्ड एंड विच आई थिंक तो द मिथ इज़ कि यू कांट टेक इंटरव्यू लाइटली, मतलब यू शुडंट टेक इंटरव्यू लाइटली. तो दिस इज़ माई लर्निंग. तो इंटरव्यू लाइटली तो नहीं लेना चाहिए. यू नीड सम प्रेपरेशन, नॉट कि बस उठ के चले गए, विच आई डिड. बट थोड़ा बहुत इन दी एंड मैंने बकअप कर लिया था तो आई कुड स्टिल मैनेज. बट माई इंटरव्यू वॉज समथिंग जो मैंने अभी तक ऐसे फेस नहीं किया था. सो personality questions were there, plus mine was a stress interview also, I would say, and then it turned into a rapid fire round. So it was kind of a mixed bag. बहुत लंबा इंटरव्यू था मेरा, तो was some around 40 minutes. कुछ questions अगर आपको याद है? हाँ, मतलब two very pertinent questions जो बहुत देर तक डिस्कस हुए थे was on one because I was the part of the prevention of sexual harassment committee in my college. तो उस पर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था कि अगर आपके चीफ सेक्रेटरी के ऊपर सेक्शुअल हैरेसमेंट एलिगेशन है और आप ही उस चेयर में, आप क्या करोगे. तो बार बार क्रिस क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे. लाइक इवन इफ़ यू गिव एन आंसर वो कहेंगे नहीं आप यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन एंड पुट योर फुट डाउन. एंड सेकेंड वाज दे सेड कि आप इतना पैकेज छोड़ के आ रही है, आप यहाँ पे करप्शन करने आ रही है. सीधा यही पूछा गया. एंड देन आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि नहीं ऐसा नहीं है एंड वाई मैंने छोड़ा. आप झूठ बोल रही हैं, आप ये करिए. तो बहुत ऐसे क्रिस क्रॉस क्वेश्चन आ रहे थे एंड ये 10 मिनट्स तक तो यही चला था कि आप क्यों छोड़ के आ रही है इतना पैकेज. सो फिर उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने कि, और फिर मैंने लिटरली आई वेंट इनटू द डेप्थ्स कि मुझे एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट में काम करने का ये मन है एंड दैट इज़ आई एम कमिंग हियर. तो वो एटलीस्ट वो पार्ट मेरा अच्छे से प्रिपेयर था. सो एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो प्रेपरेशन तो चले जाती है, तो आपके अंदर से जो आता है ना वो आप वही बोलते हो. तो वो मेरा इसलिए शायद वो चले गया कि एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट पे घुस गया वो. एंड देन दे वर कन्विंस्ड फाइनली, तो दे लेट इट गो. एंड उसके बाद मेरे पास एकदम रैपिड फायर क्वेश्चंस आए थे. व्हाट इज़ P5+1, व्हाट इज़ PLI स्कीम, व्हाट इज़, लाइक बहुत रैपिड फायर क्वेश्चंस थे विच हैड नो लिंक टू माई डैफ. सो काइंड ऑफ वो एक पैनलिस्ट ने वैसे क्वेश्चंस भी पूछे थे. एक ने मेरे डांस से रिलेटेड भी पूछे थे. लाइक आई हैड रन मैराथन, सो मैराथन क्या, कहाँ से नाम आया, कैसे आया. क्योंकि अब ये मैंने किसी को आउटसोर्स किया था तो मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि मैराथन का नाम कैसे आया, कहाँ से आया. तो इसलिए आई एम सेइंग कि इंटरव्यू प्रेपरेशन इज़ नेसेसरी. ऐसा नहीं, यू कांट जस्ट गो ब्लैंक. सो इट इज़ अ रियलिटी नॉट अ मिथ. या बिल्कुल. तो देखिए कितने वेरीड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर जानने को मिल रहे हैं. जैसे चारू जी कह रही हैं कि उन्होंने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया एंड इनका भी इंटरव्यू अच्छे से हो गया. इन्होंने इंटरव्यू की तैयारी बहुत ही जल्दबाजी में करी बट शी प्रिपेयर्ड, और इन्होंने प्रिपरेशन करी है. तो आपको हर तरह से अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके अपनी तैयारी करनी है अकॉर्डिंग टू वॉट एवर डिमांड्स आर योर प्रोफाइल डिमांड्स. जो भी आपसे डिमांड कर रही है उस अनुसार तैयारी कीजिए. तो चलिए रैपिड फायर से मुझे एक सवाल आ रहा है दिमाग में जो आप तीनों से मैं पूछना चाहूँगा. आप मुझे क्विकली बताइए एक लोएस्ट पॉइंट और एक हाईएस्ट पॉइंट आपकी तैयारी का. सबसे सैड दिन कि जिस दिन लगा हो कि आज तो कुछ नहीं होगा मेरा जीवन में, और एक हाईएस्ट पॉइंट की सिलेक्शन हो गया है, कोई माला पहनाने आ गया या फिर किसी चीफ मिनिस्टर का फ़ोन आ गया बधाई देने के लिए. ऐसा कुछ इवेंट अगर आप लोगों के साथ हुआ हो तो प्लीज़ शेयर इट विद अस. सर लोएस्ट तो यही था, वेरी क्लियरली रिमेंबर सेकेंड अटेम्प्ट में जब प्रीलिम्स नहीं हुआ था. आई थिंक उस टाइम पे मैं उस दिन के जिस दिन मैं प्रीलिम्स देकर आई थी आई वाज क्लियर कि नहीं होगा. तो उसके आई थिंक नेक्स्ट 2 वीक्स तक मैं बहुत प्लान थी. मुझे ये भी नहीं पता था मुझे अब आगे प्रिपेयर, क्योंकि ऐसा भी नहीं था. तो मुझे लग रहा था कि एक तरह से मैं प्रेपरेशन में डिग्रेड हो गई हूँ, क्योंकि एक बार करने के बाद दूसरी बार नहीं हुआ है तो शायद मैं बहुत ही ज़्यादा कुछ गलत कर रही हूँ और अब पता नहीं, देयर इज़ नो वे अहेड. तो मैं बहुत ब्लैंक थी फॉर दोज 2 वीक्स एंड वो लोएस्ट पॉइंट था. उसके बाद आई थिंक मैंने इम्प्रूव ही किया है ओवर टाइम. एंड हाईएस्ट सर कोई नहीं था. आई थिंक देयर वर सम हाई पॉइंट्स. हाईएस्ट ऐसा मैं कुछ याद ही नहीं कर पा रही. शायद ये था कि तो मैथ्स ऑप्शनल मेरा आई थिंक एक स्ट्रगल रहता था, क्योंकि जीएस के साथ बैलेंस करना था. प्रीलिम से डरी हुई थी तो इतना ज़्यादा मैथ्स को टाइम भी नहीं दे रही थी. तो आई थिंक ये समवेयर थर्ड अटेम्प्ट से जस्ट बाद, जब थर्ड अटेम्प्ट के मीन्स के जस्ट बाद मैथ्स के किसी एक मॉक टेस्ट में मेरे पहली बार आई थिंक 300 क्रॉस हुए थे. तो वो एक बहुत बड़ा होप था, बिकॉज मैथ्स एक ऑब्जेक्टिव पेपर है. अगर अच्छे आए हैं तो वो पेपर में भी आएंगे, मतलब सब्जेक्टिविटी कम होती है.
तो वो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के उसमें हाई था कि आई थिंक अभी मैं कर पाऊंगी, मुझे चीज़ें मैनेजेबल लग रही थी, दैट्स इट। चारू आपका हाईएस्ट? हाईएस्ट वाला आई थिंक रिजल्ट वाले दिन ही, बिकॉज यू हैव वर्कड हार्ड फॉर सच अ थिंग, और जब वो आप देखते हो तो मतलब आई डोंट थिंक आई कैन डिस्क्राइब इट। एक्चुअली आई रिमेंबर कि मैं आई वाज स्टडीइंग फॉर प्रीलिम्स अगेन, कि नेक्स्ट एक हफ्ते में होने वाला था रिजल्ट आने के बाद, एंड फिर मैंने देखा, एक्चुअली फिर मैंने देखा, आई पुट माई फोन डाउन, और मुझे पता नहीं था मैं कैसा रिएक्शन दूँ अब। सो बिकॉज इन अ वे आई न्यू कि अब चलो ख़त्म भी हो गया, नाउ इट्स डन, आई डोंट हैव टू गो बैक अगेन, क्योंकि मैं इतने टाइम से पढ़ रही थी। So and then I was happy for my family also, because I know they will be super happy. तो वो that was the highest point. But उसके बीच में भी बहुत सारे, actually this time तो बहुत सारे बीच में high points आए थे when I realized कि there are much more things which are important. जैसे बीच में कभी I used to sit in balcony and I used to study. तो देहरादून में जहाँ पे I used to study, so these mountains, it's a wonderful view. So sometimes that was a high point for me, because I would just find that peace within me कि just do it because you like doing it. You don't have to prove it to anyone, and just don't have that much expectations from any exam or from anything else. The only person you can control or is you yourself. तो मतलब just give it your best shot. There's no need to worry about anything, and just enjoy that moment what you're doing. जैसे मैं कहीं optional पढ़ रही हूँ तो I'll enjoy studying that thing itself. फिर मैं कहीं और मम्मी से बात कर रही हूँ, कुछ exercise कर रही हूँ, dance कर रही हूँ, then I'll enjoy that. So I realize the importance of just being in that moment itself. So that was also a good realization for me, and I found that contentment. So even after result, ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ jubilant वो नहीं हुआ था. I was very calm in that thing also, because I think I'd gained in the process much more as a person. सो वो मेरे लिए हाई पॉइंट था. लोएस्ट पॉइंट आई थिंक सेकेंड अटैम्प्ट आई वेंट टिल इंटरव्यू, उसके बाद रिजल्ट में नहीं आया था, और फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया था तो और बहुत बुरा लगा था. आई रिमेंबर उसके बाद आई वाज सिटिंग इन बालकनी फिर से, और मैं बहुत ही दुख की मम्मा हुआ नहीं मेरा अब, तो पता नहीं बहुत बुरा लग रहा था. पर मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, एग्ज़ाम है, होता है, पास फेल तो होता ही एग्ज़ाम में, ऐसा कुछ है नहीं उसमें, अगली बार दे देना, कोई बात नहीं, अच्छे से देना. बट इसमें पर मैंने बहुत वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लिया था कि करना ही करना है, क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था, ऐसा कैसे नहीं हुआ. तो आई थिंक यू हैव टू रियलाइज़ कि एग्ज़ाम में पास फेल होता है, कि कभी पास हो गए कभी फेल हो गए, और एज अ पर्सन यू शुडंट अपने ऊपर उस जजमेंट को अपने ऊपर मत लाओ कि आप फेल हो गए, आप उस एग्ज़ाम में फेल हुए, आप फेल नहीं हुए हो, यू वर्कड हार्ड फॉर इट. I think that maturity came later to me. That was the highest point for me. That maturity, that realization कि there's much more things, and despite everything, even if I fail right now, I have gained much more as a person. I'll be better off as a person. So that is the highest point or lowest point for you. The moment of enlightenment. I think you learn, but for that even self reflection is also important. जब आप बिल्कुल लगे रहते हो एक उसमें और आप सोचते नहीं हो आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, then I think you lose yourself also. तो इस बार मैंने बीच में ब्रेक्स भी लिए थे, and I just used to think अपने आप में random conversation, मतलब, and sometimes you realize कि there's much more to you. और जस्ट डोंट सो मच, इतना सीरियसली नहीं लेना है इतनी चीज़ को कि आप यू फॉरगेट द लार्जर पिक्चर. लाइफ विल बी मच मोर बियॉन्ड. ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस एग्ज़ाम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, और बहुत बड़े चैलेंजेस आएंगे, पर्सनली आएंगे, प्रोफेशनली आएंगे, तो आप एंड स्टिल यू विल हैव टू मूव ऑन. तो दैट थिंग यू गेन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, मतलब ड्यूरिंग दैट प्रोसेस यू लर्न एज अ पर्सन, यू ग्रो थ्रू सिचुएशंस. तो ये रियलाइजेशन मुझे आई थी कि एग्ज़ाम था, उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि लाइफ विल बिकम मच मोर सिंपलर, इट माइट बिकम मोर डिफ़िकल्ट, कुछ हो सकता है आगे. तो एंड आई विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड, आई विल हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, और उसके साथ भी मुझे आगे बढ़ते रहना है, खुश रहना है. सो आई थिंक that was a high point, and thankfully it's still, that learning is still ingrained in me. I think that's good thing, that what the exam taught me. सोनाली जी, आपका हाई पॉइंट और लो पॉइंट? सर आई थिंक लो पॉइंट तो वही था जब फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ था.
सो आई वाज लाइक कि ऐसे कैसे नहीं हुआ है एंड हो जाना चाहिए था. तो आई थिंक दैट वाज द लो पॉइंट. बट हाई पॉइंट ये था जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट की मार्कशीट देखी थी. आई वाज लाइक ओके, ऐसा नहीं है कि रैंडम कुछ रिजल्ट है, एक्सपेक्टेड ही था. ज्योग्राफी नहीं प्रिपेयर था तो ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं थे, और जीएस प्रिपेयर था तो जीएस में मार्क्स थे. तो आई वाज एंड आई कुड सी कि इतना सा ही रहा है, तो अगर थोड़ा और कितने मार्क्स से रह गया था? सर ज्योग्राफी में तो खैर बहुत ही कम थे. मैं इंटरव्यू तक नहीं गई थी. अच्छा, आप प्रीलिम्स के मार्कशीट की बात कर रहे हैं? नहीं, मेंस की. ओके. हाँ, तो इंटरव्यू जो कट ऑफ थी आपकी कितने मार्क्स से मिस हो गई थी मेंस की? सब कुछ तो मेरे ज्योग्राफी में उस टाइम पे 173 मार्क्स थे, जो कि बहुत ही कम है, और इस बार 276 थे. तो आई न्यू कि ज्योग्राफी प्रिपेयर्ड ही नहीं था, तो वो एंड आई थिंक वो उतने ही मार्जिन से मेरा मेंस भी छूटा था. लाइक 50-60 का था और यहीं पे 100 का गैप था. तो आई कुड सी कि 50-60 मार्क्स से मेंस छूटा था एंड ज्योग्राफी में ही 100 मार्क्स का गैप था. आई कुड सी कि अगर ज्योग्राफी में ही जो प्रिपेयर नहीं किया था तो उसी की वजह से नहीं हुआ है. तो आई थॉट कि अगर मैं इस बार ज्योग्राफी अच्छे से करूँगी तो हो जाएगा. तो वो एक हाई पॉइंट था मार्कशीट देख के कि इतना ऑफ ट्रैक नहीं था, कुछ एकदम रैंडम नहीं हुआ है. जीएस में प्रिपेयर था तो जीएस में सही नंबर थे, ज्योग्राफी प्रिपेयर नहीं था तो ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं थे. सो फिर अकॉर्डिंगली मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की. एंड देन एज आई सेड कि मेरे को ये भी दिख रहा था कि मैंने 30 मार्क्स के तो छोड़े ही थे, तो मैं बस अगर वो अटैम्प्ट भी कर लूँगी तो वो और ही ऐड हो जाएंगे. तो वो काइंड ऑफ हाई पॉइंट था, मतलब मार्कशीट देख के कि नॉट वेरी फार ऑफ. तो लो पॉइंट और हाई पॉइंट दोनों साथ ही में हो गए. दोनों साथ ही में हो गए, सही बात है. तो देखिए ऐसा ही होता है, जैसे इन्होंने भी बताया कि मार्कशीट इन्होंने मॉक टेस्ट की अपनी देखी, मैथ्स के मार्क्स देख के इनको लग गया था कि मैं बहुत अच्छा ऑप्शनल में स्कोर कर जाएंगे. तो यही आपको तैयारी के समय में ढांढस बन एक आपको क्या कहते हैं उसे संबल देता है, जो उसका शब्द होता है ढांढस बंधाया जाता है किसी व्यक्ति को. तो वो सपोर्ट आपको तब मिलेगा जब आप मॉक टेस्ट में अच्छा अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, अपने आप को अप्लाई करेंगे, यू विल गेट द गुड स्कोर्स, ऑटोमेटिकली बूस्ट अप होगा, यू विल गो टू द नेक्स्ट लेवल. तो आई होप कि ये इंटरव्यू या फिर ये राउंड टेबल जिसे हम कहना प्रेफर करते हैं, इस राउंड टेबल को देख के आप लोगों को बहुत सारी लर्निंग्स मिली होंगी. एंड जाते जाते मैं इन तीनों ही IAS अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक ऐसा संदेश जो 2023 के एस्पिरेंट्स हैं, कुछ हफ्तों बाद प्रीलिम्स आने वाला है, उनके लिए देना चाहें तो प्लीज़ आप उन्हें एक लर्निंग जो अपने जीवन से दे सकें, अपनी तैयारी से दे सकें. प्रीलिम्स के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि इजी वंस, जैसे आप एग्ज़ाम के इस पर्सपेक्टिव से ही बोलूँगी कि इजी वंस अटैम्प्ट कर लेना, कि एटलीस्ट डोंट लीव दैट, और ज़्यादा प्रेशर मत लेना. रिवाइज एज मच एज यू कैन, बिकॉज दैट विल हेल्प ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, जितनी अच्छे से आपको याद रहेंगी चीज़ें. और एटलीस्ट दोज बेसिक बुक्स जो कि सभी को आती होंगी वो तो कवर कर ही लेनी चाहिए. बट उसके अलावा ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, बीच बीच में इंजॉय भी करना, वॉक्स पे चले जाना, बट गिव इट योर बेस्ट शॉट. अपने आपको खुद से अंदर से सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, किसी और के लिए मत करना, अपने लिए करना और अच्छे से करना. ऑल द बेस्ट. सुरभि? मैं एक ही चीज़ बोलूँगी जो आई थिंक मेरी प्रेपरेशन का पूरा सबसे बड़ा लेसन मेरे लिए था, दैट दिस एग्ज़ाम इज़ नो रॉकेट साइंस. कुछ भी करने के लिए आपको लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए, एंड डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन दो अलग चीज़ें होती हैं. तो मोटिवेशन ऊपर नीचे होगी, बट डिसिप्लिन कंसिस्टेंट रहना चाहिए, एंड इट इज़ अ नेसेसिटी टू गेट थ्रू दिस एग्ज़ाम. तो जैसा भी फील कर रहे हो, लो हाई, अपना जो खुद से एक प्रॉमिस आपने किया है वो डिसिप्लिन को मत छोड़ना. दैट इज़ ऑल. मैम आई थिंक जस्ट बिफोर प्रीलिम्स तो यही है कि कीप योर कॉन्फिडेंस हाई एंड डू योर बेस्ट ऑन दैट डे. तो द डे ऑल्सो मैटर्स. तो उस दिन अभी तक आपने जितना भी किया होगा, पर उस दिन पे अगर आपने सही कर दिया तो यू वेल एंड गुड. सो इवन द डे मैटर्स. सो गिव इट योर ऑल ऑन द डे. तो इसी के साथ आज का ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन, बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हम समाप्त करेंगे. लेकिन समाप्त करने से पहले आप लोगों के लिए एक संदेश है. कमेंट्स में हमें ये बताइए कि सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, इसमें हम और क्या बदलाव कर सकते हैं, कुछ एडिशंस कर सकते हैं, किन अधिकारियों को या किस तरह के अधिकारियों को आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ में बुलाएं. हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो अपना फीडबैक ज़रूर दें. वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करिए अपने एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ, एंड डू सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर. इसी के साथ धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन.